वेलकम टू डेफ टू डीएसए। एग्जाम सीजन के साथ हम लाए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पैकेज, जिसमें हम आपको डिटेल आंसर के साथ साथ उस क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है वो अप्रोच समझाएंगे। सो वी गोना स्टार्ट आवर क्लासेस विद इलेक्ट्रिकल। एडिटिव टू इट, इन सारे लेक्चर्स के नोट्स की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट पीडीएफ सिक्योर्ड है, जिसका पासवर्ड आपको हमारे वीडियो लेक्चर के किसी भी पार्ट में मिल सकता है। सो नाउ इट्स योर फन टास्क टू फाइंड आउट द पासवर्ड एंड हैव एक्सेस टू द पीडीएफ। सो गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Unit 2, Single Phase AC Circuit. Before going to the questions, first of all let's see what is AC. तो AC होता क्या है? AC means alternating current, जिसमें हमारा करंट या वोल्टेज जब भी हम उसे पीरियोडिकली रिवर्स करते हैं डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में, तो वो हमें एक डेफिनेट साइकिल का चेंज दिखाता है डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, जैसे हमारा ये वोल्टेज एंड दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर वोल्टेज, दिस इज आवर टाइम। तो इसमें हमारा there would be a definite change in our interval of time with a definite change in our cycle. हमारे साइकिल के मैग्नीट्यूड में भी चेंज रहेगा, हमारे साइकिल के इंटरवल में भी चेंज रहेगा, बट दोनों डेफिनेट होंगे। ओके, अनलाइक डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है? हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, अनअल्टर्ड रहता है हमेशा। ठीक है, कांस्टेंट कह लो या अनअल्टर्ड कह लो। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, अ सोर्स कैपेबल ऑफ रिवर्सिंग द EMF periodically is required while generating the DC in an electric circuit. A source capable of developing a constant EMF is required such as a battery or DC generator. तो हमें एक कांस्टेंट सोर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा डीसी जनरेटर होता है या बैटरी होता है डीसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। उसी की तरह हमारा एक सोर्स चाहिए होता है, हमें कैपेबल सोर्स चाहिए होता है जो कि हमारे ईएमएफ को रिवर्स कर सके पीरियोडिकली, जिसका मदद से हम एसी अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमारा एसी जनरेटर हो सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन। ये छोटा सा हमने बेसिक सा एसी की डेफिनेशन बता दी है और थोड़ा बहुत डीसी भी देख लिया है। आवर प्रीवियस चैप्टर वाज अबाउट डीसी करंट, तो नाउ वी विल गो टू एसी। सो एक्सप्लेन फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, द फॉर्म फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट वेव फॉर्म इज द रेशियो ऑफ RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। तो हमारा फॉर्म फैक्टर होता क्या है? एक अल्टरनेटिंग करंट में जो वेव फॉर्म होती है, ठीक है, एक अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव फॉर्म होती है उसका रेशियो किसके साथ? RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के साथ और टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। तो किसके साथ? हमारे RMS का रेशियो विद एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। It helps in understanding the effectiveness of an AC signal compared to a DC signal. तो ये हमें हेल्प करता है क्या समझने के लिए? ये हमें हेल्प करता है तुम्हारे इफेक्टिवनेस, AC सिग्नल की इफेक्टिवनेस कितनी ज़्यादा है, कितनी अच्छी है हमारे DC सिग्नल के कंपैरिजन में, वो अंडरस्टैंड करने में हमें ये हेल्प करता है। ओके, देन फॉर्म फैक्टर RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, यानी कि रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। Then example, for a pure sinusoidal AC waveform, RMS वैल्यू क्या होती है? प्योर जो हमारी साइनोसाइडल वेवफॉर्म होती है उसके लिए हमारी जो RMS वैल्यू होती है वो होती है 0.707 इंटू पीक वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0.637 इंटू पीक वैल्यू। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? 0.707 डिवाइडेड बाई 0.637, दैट इज 1.11। एंड दिस इज दीज आर सम वैल्यूज हमारी जो साइनोसाइडल एसी वेवफॉर्म में यूज़ की जाती है। ये आगे हमें जाके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ट्रिक टू रिमेंबर, हाउ वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्म फैक्टर?
थिंक ऑफ फॉर्म फैक्टर लाइक अ ब्लेंडर. हम इसे एक ब्लेंडर की तरह समझते हैं जिसमें डीसी गिव्स डायरेक्ट पावर बट एसी नीड्स टू बी स्मूथ आउट. अ वेवफॉर्म विद मोर फ्लक्चुएशंस हैव हायर फॉर्म फैक्टर. तो एसी में जितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे, जिस भी वेवफॉर्म में जितने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे उतनी ज़्यादा हमारा फॉर्म फैक्टर होगा हमारे एसी में. गॉट इट. आफ्टर दैट पीक फैक्टर. हमारा पीक फैक्टर क्या होता है? द पीक फैक्टर और क्रेस्ट फैक्टर. पीक फैक्टर या फिर हमारा क्रेस्ट फैक्टर कह लो, ये रेशियो होता है हमारे पीक वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म टू इट्स आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म. यानी कि पीक वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू, ये हमारा क्या होगा? पीक फैक्टर होगा. अब ये क्या होता है? इट इंडिकेट्स हाउ एक्सट्रीम द पीक्स आर कंपेयर टू द इफेक्टिव वैल्यू. तो ये दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कि कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम है हमारी पीक्स कंपेयर टू द इफेक्टिव वैल्यू. ओके. तो हमारा फॉर्म फैक्टर क्या करता था? इफेक्टिवनेस दिखाता था एसी सिग्नल की कंपेयर टू डीसी सिग्नल. वहीं हमारा पी फैक्टर क्या करता है? ये हमारा इंडिकेट करता है कि कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम है हमारी पीक वैल्यू कंपेयर टू द इफेक्टिव वैल्यू. इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? हमारे प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म का हम एग्जाम्पल लेते हुए चलने वाले हैं. पीक वैल्यू इक्वल टू 1 इंटू पीक वैल्यू. आरएमएस वैल्यू इक्वल टू 0.707 into peak value. Peak factor is going to be 10.707, that is 1.414. Okay? तो ये हमारे peak factor हो गए. Thus, for sinusoidal AC, the peak factor is 1.414. So now trick to remember, imagine jumping on a trampoline. इसको हम इमेजिन कर सकते हैं जंपिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन. पीक फैक्टर टेल्स यू हाउ हाई द जंप गोस कंपेयर टू योर नॉर्मल स्टैंडिंग हाइट. तो जितनी आपकी हाइट है उससे कितना ज़्यादा आप जंप कर सकते हो, ये आपको पीक फैक्टर बताता है. ओके. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म फेज एंड फेज डिफरेंस. तो फेज और फेज डिफरेंस को हमें डिफाइन करना है. फेज. In alternating current AC circuits and waveform, phase refers to the position of a waveform in its cycle at a given time. तो हमारे अल्टरनेटिंग करंट में जो फेज होता है ये किसको रेफर करता है? ये एक पोजीशन को रेफर करता है, एक वेवफॉर्म की पोजीशन को रेफर करता है उसकी साइकिल में. ठीक है. जो भी गिवन टाइम में वो साइकिल हो रही है उसमें उसकी क्या पोजीशन है, ये हमारा फेज रेफर करता है. इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री और रेडियन. ठीक है. डिग्री रेडियन किसी में मेजर हो सकता है. डिस्क्राइब्स हाउ फार द वेवफॉर्म हैज़ प्रोग्रेस विद इन अ सिंगल साइकिल. तो जो कि बताता है या डिस्क्राइब करता है कि कितना फार या हाउ फार द वेवफॉर्म, कितना ज़्यादा हमारे वेवफॉर्म ने प्रोग्रेस किया है एक सिंगल साइकिल में. ओके. फॉर अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म 1 फुल साइकिल इज 360 डिग्री. एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में जो एक साइकिल होगी वो तुम्हारी पूरी 360 डिग्री होगी और 2 पाई रेडियन होगी. द फेज ऑफ अ सिग्नल डिटरमाइंस व्हेन इट्स पीक्स, ट्रफ्स एंड जीरो क्रॉसिंग्स अकर. तो हमारा जो फेज ऑफ अ सिग्नल होता है वो डिटरमाइन करता है, कब करता है? जब उसका पीक, ट्रफ और जीरो क्रॉसिंग सब के सब क्या होंगे? अकर करेंगे. ओके. Example, imagine a clock. If an AC waveform starts at the same time as another, they are in phase. अगर एक AC waveform है जो कि सेम टाइम पे जिस टाइम पे दूसरा वेवफॉर्म स्टार्ट हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो किस में है? फेज में है. बट इफ वन स्टार्ट्स लेटर, अगर एक बाद में स्टार्ट होता है तो इट्स लाइक सेटिंग द क्लॉक अहेड और बिहाइंड. तो इसका मतलब है हमने क्लॉक को या तो आगे बढ़ा दिया है या पीछे बढ़ाया. हम क्या करते हैं? टाइम मैच करते हैं. जब हमें टाइम सही करना होता है किसी दूसरे की घड़ी से मैच करते हैं. अगर सेम टाइम पे कर दिया तो वो फेज हो गया, अगर आगे पीछे कर दिया तो वो आगे या पीछे, मतलब अहेड और बिहाइंड हुआ. देन कम्स हियर फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस refers to the angle by which one waveform leads or lags another. तो फेज डिफरेंस क्या होता है? ये हमारा एंगल होता है. ठीक है. एक एंगल जिसमें हमारा एक वेवफॉर्म या तो लीड कर रहा है या तो लैग कर रहा है इन कंपैरिजन टू अनदर वन. It is measured in degrees or radians and determines how much two signal are shifted related to each other. तो ये भी डिग्री या रेडियन में मेजर किया जा सकता है और ये डिटरमाइन कराता है कि दो सिग्नल शिफ्ट हुए हैं, तुम्हारे कितना शिफ्ट हुए हैं एक दूसरे के रिलेटिवली. ओके.
उसके बाद if two waveform start together their phase difference is 0 degree they are in phase. अगर दो वेवफॉर्म साथ में शुरू हुए हैं, साथ में स्टार्ट हुए हैं, तो उनका फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो जाएगा और वो फेज में भी कहलाएंगे. इफ वन वेवफॉर्म लैग्स बिहाइंड द अदर द फेज डिफरेंस इज पॉजिटिव लैगिंग. अगर एक पीछे है दूसरे से तो फेज डिफरेंस हमारा पॉजिटिव में होगा, जिसे हम लैगिंग भी कहेंगे. इफ वन वेवफॉर्म लीड्स अहेड, अगर एक वेवफॉर्म आगे है द फेज डिफरेंस इज नेगेटिव दैट इज लीडिंग. अगर कोई आगे है तो उसे हम लीडिंग कहेंगे और फेज डिफरेंस हमारा नेगेटिव में चला जाएगा. ओके, एग्जाम्पल, थिंक ऑफ टू रनर्स ऑन अ ट्रैक. इफ दे स्टार्ट टुगेदर देयर इज नो फेज डिफरेंस. अगर दो रनर हैं वो साथ में भाग रहे हैं, साथ में सेम उसमें भाग रहे हैं, तो उनके बीच में जो हमारा फेज डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. बट इफ वन स्टार्ट्स लेटर और रन्स अहेड दे आर आउट ऑफ फेज. तो अगर कोई पहले भागता है, कोई बाद में भागता है, तो वो फेज क्या हो जाएगा, वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे. उनके बीच में कुछ भी एंगल का डिफरेंस आएगा या फेज डिफरेंस आएगा कह सकते हैं, बट वो फेज में नहीं होंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वोल्टेज करंट फेज रिलेशनशिप इन आरएल सर्किट. तो हमारा वोल्टेज करंट फेज रिलेशनशिप क्या है आरएल सर्किट में, वो हम देखने वाले हैं. वोल्टेज करंट फेज रिलेशनशिप इन आरएल सीरीज सर्किट. In a RL यानी कि रजिस्टर इंडक्टर सीरीज सर्किट the voltage and current are not in phase due to the inductor's property of opposing changes in current. तो हमारे जो भी करंट और वोल्टेज होता है इस सीरीज सर्किट में ये सेम फेज में नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है अपोजिंग चेंजिंग इन करंट, वो उसे सेम फेज में, या फिर तुम कह लो कि वोल्टेज और करंट को सेम फेज में रहने से रोकती है. ओके, द की रिलेशनशिप इज, इनके बीच में की रिलेशनशिप क्या है, करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री. यानी करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री इन आरएल सर्किट. द अमाउंट ऑफ फेज लैग डिपेंड्स ऑन द इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट. तो जो अमाउंट ऑफ फेज लैग करता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे इंडक्टेंस पे एंड रेजिस्टेंस पे जो कि हमारे सर्किट में होते हैं. तो व्हाई डज करंट लैग वोल्टेज, क्यों करंट लैग करता है वोल्टेज से. अ रजिस्टर डज नॉट कॉज एनी फेज शिफ्ट. तो कोई फेज शिफ्ट हो ही नहीं रहा है रजिस्टर के थ्रू, मीनिंग वोल्टेज करंट एंड करंट स्टे इन सेम फेज. तो हमारा अगर रजिस्टर कोई फेज शिफ्ट कर ही नहीं रहा है तो वोल्टेज और करंट दोनों क्या करेंगे, हमारे सेम फेज में रहेंगे. An inductor L resists changes in current by inducing a back EMF electromotive force causing the current to lag behind the voltage. तो और जो दूसरा रीज़न क्या है, इंडक्टर जो है वो रेजिस्ट कर रहा है हमारे किसी भी चेंज को करंट में, क्या करके, उसमें EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस करके, जिससे कि हमारा करंट लैग कर रहा है बिहाइंड द वोल्टेज. ओके, तो यही हमारे इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो अपोजिंग चेंजेस होते हैं हमारे करंट में, जो कि हमारे वोल्टेज और करंट को सेम फेज में नहीं रहने देता है. ओके, द फेज डिफरेंस phi इज गिवन बाय 10 phi रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर XL बाय रेजिस्टेंस R. phi इज इक्वल टू 10 to the power minus 1 omega L by R, where XL is equal to omega L and omega is the angular frequency. Okay, so this is our expression for phase difference. वैसे हमारा phase difference phi क्या होगा, phi is equal to 10 to the power minus 1 omega L by R. I am hoping कि आप सभी के हाथ में पेन और कॉपी होगी और आप इसे मेरे साथ साथ ये एक्सप्रेशंस को जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, राइट अप करेंगे, उतने ज़्यादा आपके दिमाग में ये बैठेंगे. ओके, सो नाउ ट्रिक टू रिमेंबर, इमेजिन वोल्टेज एज अ लीडर रनिंग अहेड. तो वोल्टेज को एज अ लीडर कंसिडर करो जो कि आगे दौड़ रहा है, हर किसी से आगे दौड़ रहा है. वाइल करंट इज द फॉलोअर ट्राइंग टू कैच अप. और करंट हमारा एक फॉलोअर है जो कि उसे कैचअप करने का ट्राई कर रहे हैं. बट द इंडक्टर कीप स्लोइंग इट डाउन लाइक रेजिस्टेंस इन अ मडी ट्रैक. तो इंडक्टर हमारे करंट को लगा पड़ा है उसे स्लो डाउन करने में, जैसे हमारे मडी ट्रैक में रनर को करता है, रजिस्ट करता है हमारे रनर को आगे दौड़ने से. ओके, देन
What is the RMS value of an alternating signal? RMS value of an alternating signal, the RMS root mean square value of an AC signal is the measure of its effective value. तो हमारा RMS होता क्या है, सीधे सीधे हमारा एक मेजर होता है हमारी इफेक्टिव वैल्यू का. It represent the DC equivalent power that this AC signal can deliver. तो हमारा AC सिग्नल जो DC equivalent power को डिलीवर कर सकता है वो हमारा रूट मीन स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है. The RMS value is given by Vrms is equal to under root 1 by T integrated 0 to T V square T dt, where T is the time period, Vt is the instantaneous voltage. So this is the formula or expression for our RMS value. For sinusoidal AC signal, if Vm is the peak voltage of the sinusoidal waveform, Vrms is equal to Vm by under root 2, which is equal to 0.707 Vm. Okay. Similarly, for current, Irms is equal to Im by under root 2, that is 0.7071 m. Yes, it's Im. सो ये सारी हमारी जो वैल्यूज़ हैं आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाली हैं. सो इसे आप जितना ज़्यादा हो सके रिपीट कीजिए, अपने दिमाग में बोलिए, लिखिए, जिससे कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, इजीली बैठ जाएंगी. वाई RMS इज यूजफुल? रिप्रेजेंट्स एक्चुअल पावर डिलीवर्ड बाय AC. एक्चुअल पावर दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है जो AC करता है. अलाउस कंपेरिजन्स बिटवीन AC एंड DC सर्किट. AC और DC सर्किट के बीच में कंपैरिजन अलाउ करता है. यूज इन इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन लाइक पावर रेटिंग्स इन अप्लायंसेस. ओके, सो इसका ट्रिक क्या होगा? इमेजिन AC वोल्टेज इज लाइक रनिंग इन अ जिगजैग पाथ. तो हमें इमेजिन करना है कि जो AC वोल्टेज है वो जिगजैग पाथ में रन कर रहा है, वाइल DC वोल्टेज इज स्ट्रेट रोड. और DC वोल्टेज क्या हमारे एक स्ट्रेट रोड है. RMS tells how much forward movement the zigzag path contributes, making it easier to compare with DC. तो RMS हमें क्या हेल्प कर रहा है? तो हमें क्या AC वोल्टेज को क्या कंसीडर कर देना है? ऐसे, ठीक है, ये zigzag पाथ समझ लो. वहीं हमारा जो DC वोल्टेज है वो स्ट्रेट पाथ है, ये हमारा स्ट्रेट पाथ समझ लो. ओके, तो RMS हमें क्या हेल्प कर रहा है? दिखाने के लिए कि कितना फॉरवर्ड मूवमेंट एक जिगजैग पाथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि हमारा ईजियर है. ठीक है, ईजी है कंपेरेटिव टू DC. ठीक है, स्ट्रेट पाथ बहुत ज़्यादा हमारे डिफिकल्ट है, वहीं हमारा जिगजैग पाथ कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग है इस चीज़ में. ये हमारा RMS क्लैरिफाई करता है. देन derive an expression for average values, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव एंड फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव. तो इसमें हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है. तो एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड, तो इसमें सबसे पहले तो अप्रोच देखेंगे हम कि अप्रोच क्या रहने वाली, किस तरीके का आपको एग्जाम में इसे देखना है. तो एज इट इज़ अगर आप लिखते हैं तो कहीं भी नंबर कटने की चांसेस आई डोंट थिंक सो कि होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को आपको डिफाइन करते हुए, हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलना है. तो एवरेज वैल्यू हमारे हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की देखते हैं. अ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव अलाउस ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल टू पास एंड ब्लॉकिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल. तो हमारी जो हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव है ये सिर्फ अलाउ करती है हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल को और ब्लॉक करती है हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल को. इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइनोसाइडल वेवफॉर्म का जो एक्सप्रेशन होता है Vt इक्वल टू Vm साइन Wt. इट्स नॉट W, ओमेगा T. ओके, द एवरेज वैल्यू इज गिवन बाय V average by equal to 1 by T integrated 0 to T Vt dt. ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले और एक्सप्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं. फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द टाइम पीरियड ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to पाई सिंस नेगेटिव साइकिल्स आर रिमूव. तो इसके लिए हमारा टाइम पीरियड होगा क्या? 0 to पाई होगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव साइकिल जो है वो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी हैं. देन
तो हमारा वी एवरेज क्या निकलेगा, वोल्टेज एवरेज क्या निकलेगा, 1 पाई दैट इज आर टी टू 0 टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी, बिकॉज हमने यहाँ पे वी टी की वैल्यू रख देंगे, इसे इक्वेशन 1 समझ लो, इसे इक्वेशन 2 समझ लो। तो इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 से वैल्यू रख देंगे, दैट्स आर वी एम साइन ओमेगा टी डी डब्ल्यू टी ओमेगा टी। ओके, देन सॉल्विंग द इंटीग्रल। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी सॉल्व करेंगे एट द एंड हमारा आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ वी एम बाई पाई। ओके, तो ये हमारी वैल्यू क्या देगा हमें, वो भी निकाल लेते हैं साथ में। द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज वी एवरेज इक्वल टू वी एम 2 टाइम्स था बाय पाई, तो वह हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या देता है, 0.63 वीएम। ओके, तो ये हमारी एवरेज वैल्यू हमें मिल गई है। देन एवरेज वैल्यू ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वी आर मूविंग अहेड। एंड हियर मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन पार्ट को आपके ऊपर छोड़ा है। आई एम होपिंग कि यू आर क्लियर विद योर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पार्ट बोथ, क्योंकि दोनों ही आपके काम आने वाले हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव। A full wave rectified sine wave flips the negative half cycle positive, meaning both halves contribute. तो हम हमारे रेक्टिफाइड जो हमारी फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव क्या होती है, ये फ्लिप कर देती है हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल को किस में, पॉजिटिव हाफ साइकिल को किस में, पॉजिटिव में, मीनिंग बोथ हाफ कंट्रीब्यूट। तो दोनों के दोनों हमारे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। द इंटीग्रल इज टेकन ओवर 0 टू पाई, उसमें 0 टू पाई था, इसमें 0 टू 2 पाई है, बट कंसिडरिंग सिमेट्री वी कैलकुलेट ओनली 0 टू पाई एंड डबल द रिजल्ट। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कर देंगे, सिंपली डबल कर देंगे। तो सिमिलरली हमें वो साइनोसाइडल वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन लेंगे, साइनोसाइडल वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन लेंगे, देन हमारी एवरेज वैल्यू का जो भी हमारा एक्सप्रेशन था वो लेंगे, देन हम उसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख देंगे। देन सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू मेक्स नेगेटिव साइन पॉजिटिव, वी कैन जस्ट कंप्यूट फॉर 1 सेकेंड एंड डबल इट। तो जैसे कि हमारा जो भी है वैल्यू नेगेटिव साइन पॉजिटिव में होने वाला है, तो इसके लिए हम सीधे सीधे 1 सेकेंड को कंप्यूट करेंगे और फिर उसको डबल कर देंगे। तो हमारे पास वी एवरेज क्या निकल जाएगा, 2 बाय पाई इंटीग्रेट 0 टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, सॉल्विंग सिमिलरली इंटीग्रेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे हम इसमें, और सिमिलरली हमें सीधे सीधे आंसर में मिल जाएगा हमें वी एवरेज इक्वल टू 2 वी एम बाई पाई। द एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव इज 2 टाइम्स ऑफ वी एम बाई पाई, विच गिव्स अस द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.636 Vm. Okay. Since full wave rectification uses both halves, the average value is twice that of a half wave rectification. तो जो हमारी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन था उसकी वैल्यू से हम इसको डबल कर देंगे, तो वो हमारी हो जाएगी फुल वेव रेक्टिफिकेशन की वैल्यू। ओके, ट्रिक टू रिमेंबर, इसकी ट्रिक क्या होगी रिमेंबर करने की, think of a half week rectification like working only half the week, just Monday to Wednesday, and full wave rectification means working the full week Monday to Sunday. Since full wave uses all cycles, it effectively doubles productivity. अब जिसने ज़्यादा काम किया वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, तो ऑब्वियसली किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, फुल वेव रेक्टिफिकेशन की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो ये है हमारा, this is our half wave rectification, average value of a full wave rectified sine wave. Okay, this is half wave and this is full wave. Then दोनों की वैल्यू हमने इसमें लिखी हुई है। What is the resonance in a single phase AC circuit? अब हमारे रेजोनेंस क्या होता है एक सिंगल फेज सर्किट में, रेजोनेंस इन अ सिंगल फेज AC circuit. Resonance occurs in an AC circuit when the inductive reactance, that is XL, and capacitive reactance, that is XC, become equal.
causing the impedance to be purely resistive and maximizing power transfer. तो हमारा रेजोनेंस होता क्या है, ये तब अकर करते हैं जब हमारे एसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाते हैं, यानी कि XL इज इक्वल टू XC. ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल हो जाता है, हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है, जो कि क्या कॉज करता है, इम्पीडेंस को प्योरली रेजिस्टिव और मैक्सिमाइजिंग पावर ट्रांसफर. ओके, इम्पीडेंस बिल्कुल प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है, पावर ट्रांसफर मैक्सिमाइज हो जाता है. तो इस रेजोनेंस की कंडीशन हमें सिंपल क्या मिली है, XL इक्वल टू XC. दैट मीन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जस्ट इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस. सिंस XL इज इक्वल टू ओमेगा L, हमने पढ़ा था ये XL इज इक्वल टू ओमेगा L एंड XC यानी कि हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/ωc. सेटिंग दैम इक्वल गिव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब अगर हम इन दोनों को इक्वल रख देते हैं तो ये हमें क्या देता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देता है, विच इज ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमारे टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC. 1/2π√LC. ओके, where L is inductance, that is H, C is capacitance, that is F, FR, that means resonant frequency, that is Hertz. Okay. Effects of resonance: impedance becomes purely resistive, no reactive power loss, कोई power loss नहीं हो रहा है हमें इसमें. Current reaches maximum value, sharp increase in circuit current. Voltage across components may be much higher than source voltage, can cause damage if not controlled. Obviously impedance हमारा प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर जाएगा, और वोल्टेज क्या करेगा, हमारा वोल्टेज हमारे कंपोनेंट्स का जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा हमारे सोर्स वोल्टेज से, जो कि हमारे सर्किट को डैमेज कर सकता है. ट्रिक टू रिमेंबर: थिंक ऑफ रेजोनेंस लाइक अ स्विंग ऑन अ प्लेग्राउंड. एक प्लेग्राउंड में एक स्विंग की तरह इसे कंसिडर करो. व्हेन यू पुश एट जस्ट द राइट फ्रीक्वेंसी, एक राइट फ्रीक्वेंसी में जब आप इसे पुश कर रहे हो, द स्विंग रीचेज मैक्सिमम हाइट. तो स्विंग क्या करेगा, अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा. सिमिलरली इन एन एसी सर्किट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एनर्जी ट्रांसफर इज द मोस्ट एफिशिएंट. तो अगर हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा हमारे लिए. So moving ahead to another question, that is, what is the relationship between real power, reactive power, apparent power in a single phase AC circuit? Okay, तो इसमें हम देखने वाले रिलेशनशिप रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर के बीच में. तो क्या होगा, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है तीनों के तीनों. तो दैट इज रियल पावर, दिस इज इंडिकेटेड बाय P, द एक्चुअल पावर कंज्यूम बाय लोड टू परफॉर्म यूजफुल वर्क, मेजर इन वॉट. तो ये क्या होगा, हमारा एक्चुअल पावर होगी जो कि कंज्यूम करते हैं हमारा लोड हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और इसे हम वॉट में मेजर करते हैं. देन रिएक्टिव पावर Q, द पावर दैट oscillates between the source and reactive component, inductor or capacitor, not used for useful work. ओके, तो वो पावर जो ऑक्सीलेट करते हैं हमारे सोर्स और रिएक्टिव कंपोनेंट्स के बीच में, वो हमारी रिएक्टिव पावर हो गई, और इसे हम वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में यानी कि वार, VAR वार में मेजर करते हैं. देन कम्स आर अपेरेंट पावर S, द टोटल पावर सप्लाइड बाय द सोर्स कंबाइनिंग बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर. ठीक है, जो भी टोटल पावर हमें लगती है अपने सोर्स और रियल एंड रिएक्टिव पावर, ठीक है, दोनों को कंबाइन करने में वो हमारी होती है अपेरेंट पावर. ये इसे हम मेजर करते हैं वोल्ट एम्पियर में, दैट इज VA. द रिलेशनशिप बिटवीन दिस पावर इज, ये हमने इनको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया. तो इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, S² इक्वल टू P² प्लस Q². ओके, अपेरेंट पावर का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ अपेरेंट पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर. ओके, और सिंपली अगर हम इस स्क्वायर को यहाँ RHS में डाल दें तो हमें मिल जाएगा S इक्वल टू √P² प्लस Q².
where P is Vrms into Irms into cos phi, that is active power. Q Vrms into Irms into sin phi, that's our reactive power. S Vrms into Irms, that's our apparent power. And phi is the power factor angle. ओके, ये हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल होगा. ट्रिक टू रिमेंबर, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो. थिंक ऑफ अपेरेंट पावर लाइक द टोटल फूड सर्व्ड एज अ बुफे. तो एक बुफे में हमारा टोटल फूड जो भी सर्व किया गया वो हम अपेरेंट पावर की तरह यूज कर लेते हैं. अब लोगों ने जितना खाया, रियल पावर इज व्हाट यू एक्चुअली ईट. जो तुमने एक्चुअली में ईट किया वो हमारा रियल पावर. फूड दैट स्टेज ऑन द प्लेट, जो कि तुम्हारे प्लेट में ऐसे का ऐसा ही रह गया अनयूज्ड, वो तुम्हारा रिएक्टिव पावर हो गया. अब टोटल फूड अवेलेबल इंक्लूडिंग बोथ यूज्ड, ईटन और व्हाटएवर, वो तुम्हारा अपेरेंट पावर में आ गया. ओके, होप इट इज क्लियर. देन what is the formula for calculating the impedance of a single phase AC circuit. तो फॉर्मूला क्या है इम्पीडेंस कैलकुलेट करने का एक सिंगल फेज सर्किट का. फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस सिंगल फेज सर्किट, इम्पीडेंस Z is the total opposition to the flow of alternating current combining resistance and reactance it is given by. तो इम्पीडेंस होता क्या है, ये टोटल तुम्हारा अपोजिशन होता है फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के, जो कि कंबाइन होता है, यानी कि सम होता है तुम्हारे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों का. ओके, सो इट इज Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. और इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, Z स्क्वायर स्क्वायर ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस स्क्वायर. ओके, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो. तो R इज फॉर रेजिस्टेंस, X इज फॉर रिएक्टेंस विच इंक्लूड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बोथ रिएक्टेंस. XL इज इक्वल टू ओमेगा L, दैट इज 2 पाई FL for inductors, and XC is equal to 1 by omega C, is that is equal to 1 by 2 pi FC for capacitors. The impedance in polar form is Z equal to Z angle theta, where the impedance phase angle is theta is equal to 10 to the power minus 1 XR. R is our reactance, sorry, X is our reactance and R is our resistance. Okay. ट्रिक टू रिमेंबर, थिंक ऑफ इम्पीडेंस लाइक अ रोड ब्लॉक्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट. एक रोड ब्लॉक की तरह से कंसिडर करो. रेजिस्टेंस इज लाइक स्पीड बम्प्स वाइल रिएक्टेंस इज लाइक कर्व्स इन द रोड. टुगेदर दे डिटरमाइन हाउ फास्ट एंड स्मूथ द करंट फ्लोज. तो रेजिस्टेंस तुम्हारे स्पीड बम्प्स और रिएक्टेंस तुम्हारे कर्व्स हो गए रोड के, जो कि दोनों साथ मिलके कि तुम्हारा जो करंट फ्लो है वो कितना फास्ट और स्मूथ है वो दिखाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल पावर and reactive power in single phase AC circuit. Difference between real power and reactive power in single phase circuit क्या होता है तुम्हारा, पहला real power, also called active power. It is the actual power consumed by the circuit to perform useful work. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. वोट में से मेजर किया जाता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Vrms इंटू Irms इंटू cos phi. ठीक है. Example, power used to run appliances, motors and lights. Then reactive power, the power that oscillates between the source and reactive component, inductor or capacitor. It does not perform useful work but affects circuit stability. Circuit stability को ये बहुत ज़्यादा affect करता है. वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में हम इसे मेजर करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू Vrms इंटू Irms इंटू साइन फाई. एग्जाम्पल क्या है इसका, पावर स्टोर्ड एंड रिलीज इन ट्रांसफार्मर कॉइल्स एंड मोटर वाइंडिंग्स. ओके, की डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, रियल पावर डज वर्क लाइक रनिंग अ फैन, रिएक्टिव पावर कॉज फेज शिफ्ट बट डज नॉट परफॉर्म डायरेक्ट वर्क. तो ये तुम्हारा फेज शिफ्ट में काम करता है, डायरेक्टली वर्क नहीं करता है. इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, वही जो हमने अभी बोला था कि जो फूड तुमने एक्चुअली में खाया है और जो तुम्हारा अनयूज्ड है और प्लेट में ऐसे ही है, वो तुम्हारा रिएक्टिव पावर, और जो तुमने एक्चुअली में खाया है वो तुम्हारा रियल पावर. इट्स देयर बट जो तुम्हारा रिएक्टिव पावर वो होगा लेकिन डायरेक्टली यूजफुल नहीं होगा.
देन व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंगल फेज एसी सर्किट. पावर फैक्टर क्या होता है सिंगल फेज एसी सर्किट का? पावर फैक्टर इन अ सिंगल फेज सर्किट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर. ठीक है, तुम्हारा पावर फैक्टर क्या होगा? रियल पावर का रेशियो होगा किसके साथ? अपेरेंट पावर के साथ इन एसी सर्किट. इट इंडिकेट हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल पावर. ये इंडिकेट करता है कि कितनी इफेक्टिवली तुम्हारी इलेक्ट्रिकल पावर कन्वर्ट की जा सकती है यूजफुल वर्क में. ओके, देन तो जैसे हमारा फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये तुम्हारा रियल पावर है. एंड S इक्वल टू अपेरेंट पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये तुम्हारा क्या है? अपेरेंट पावर है. द पावर फैक्टर सिंप्लीफाइज टू पी एफ इक्वल टू कॉस फाई. तो ये हमें मिलता है पी एफ इक्वल टू कॉस फाई, वेयर फाई इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट. डायरेक्टली हमारा फाई क्या है? वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल हमारा है वो हमारा फाई है. देन पावर फैक्टर हमारा कॉस फाई हो गया, मिल गया. देन पावर फैक्टर टाइप्स, इसके क्या क्या टाइप होते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर यानी कि पी एफ इक्वल टू 1. वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज. जब दोनों वोल्टेज और करंट हमारे सेम फेज में होंगे तो हमारे पी एफ की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. लैगिंग पावर फैक्टर, पी एफ की वैल्यू अगर 1 से कम है, सीन इन इंडक्टिव लोड्स, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर. लीडिंग पावर फैक्टर, पी एफ इज ग्रेटर देन 1, सीन इन कैपेसिटिव लोड्स, कैपेसिटर बैग्स. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर, हायर पी एफ होगा तो मोर एफिशिएंट पावर यूसेज होगा, लोअर पी एफ होगा तो इंक्रीज लॉसेस एंड रिड्यूस्ड एफिशिएंसी. इंडस्ट्रीज यूज कैपेसिटर टू इम्प्रूव पी एफ एंड अवॉइड पेनल्टीज. तो अच्छा पी एफ होगा तो एफिशिएंट होगा पावर यूसेज के लिए हमारे लिए ज़्यादा. लोअर पी एफ होगा तो लॉसेस का चांसेस ज़्यादा है, एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. ओके, इंडस्ट्रीज भी हमारे कैपेसिटर्स अच्छे रखती है, किस लिए? ताकि पी एफ अच्छा रहे, पी एफ इम्प्रूव्ड रहे और पेनल्टीज अवॉइड की जा सके. ओके, ट्रिक टू रिमेंबर, थिंक ऑफ अ पावर फैक्टर लाइक पैडलिंग अ बाइसिकल. एक बाइसिकल तुम पैडल कर रहे हो. इफ ऑल फोर्स गोज फॉरवर्ड, पी एफ इक्वल टू 1. if you move efficiently, but if some force is wasted sideways, pf that is less than 1, you struggle to move forward. अगर pf कम है तो तुम स्ट्रगल करोगे, अगर pf इक्वल टू 1 है तो तुम इजीली आगे बढ़ोगे efficiently. Okay, how the frequency of AC affect the impedance in RLC series circuit. ये बीच में तीनों का आ गया. Effects of frequency on impedance in an RLC series circuit. In an RLC series circuit, resistor, inductor and capacitor impedance depends on frequency of the AC source. Directly हमारा जो भी हमारा RLC है उसमें जो हमारा impedance है वो डिपेंड करता है हमारी फ्रिक्वेंसी पे. ठीक है, तो कैसे डिपेंड करता है वो देख लेते हैं. सबसे पहले थोड़ा इम्पीडेंस के बारे में वापस देख लेते हैं. Z इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. ठीक है, अंडर रूट. ये तुम्हारा क्या है? इम्पीडेंस का फॉर्मूला है. वैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था बट हम उन दोनों को इंडक्टेंस और कैपेसिटर दोनों के उसको रिएक्टेंस को यूज करते हैं. ओके, देन वेयर R is equal to resistance, XL is equal to omega L 2 pi FL inductive reactance, XC 1 by omega C equal to 1 by 2 FC 2 pi FC capacitive reactance, omega equal to 2 pi F in the regular frequency. Okay, then how frequency affects impedance. अब कह तो दिया हमने कि डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस, पर कैसे? एट लो फ्रीक्वेंसी. अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑटोमेटिकली स्मॉल है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लार्ज हो जाएगा, तो इम्पीडेंस इज मेनली कैपेसिटिव. तो हमारा जो इम्पीडेंस होगा मेनली क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव हो जाएगा. ओके, रिमेंबर दिस. अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है, और ये कब होगा? जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लो होगी. देन एट हाई फ्रीक्वेंसी तुम्हारा एक्सेल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा.
डिक्रीज हो जाएगा, और इम्पीडेंस इज मेनली इंडक्टिव, और इसमें तुम्हारा जो इम्पीडेंस होगा वो तुम्हारा मेनली क्या हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। एट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, अगर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, जो तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इक्वल है, तो जो सर्किट होगा वो रेजोनेंस पे रीच हो जाएगा। इम्पीडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव, अब बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव है तुम्हारा इम्पीडेंस, ठीक है। इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर। सर्किट अलाउस मैक्सिमम करंट फ्लो, अब जो तुम्हारा फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का हमने पढ़ा था एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई √LC। ओके, ट्रिक टू रिमेंबर, थिंक ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक एडजस्टिंग अ रेडियो ट्यूनर। एक रेडियो ट्यूनर की तरह से सोचो। एट लो फ्रीक्वेंसी इट्स लाइक टर्निंग डाउन द बेस, कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेट। अगर फ्रीक्वेंसी लो है, अभी हमने पढ़ा कि अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो तुम्हारा कैपेसिटिव ज़्यादा होगा, तुम्हारा जो भी सर्किट होगा, जो भी तुम्हारी वेव फॉर्म होगी वो कैपेसिटिव ज़्यादा होगी। वहीं पे तुम्हारा अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो तुम्हारा अफेक्ट इंडक्टिव ज़्यादा होगा, तो तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो परफेक्ट साउंड बैलेंस है, मैक्सिमम करंट फ्लो तुम्हारा होगा। ओके, देन डिफाइन एवरेज वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेव फॉर्म विद प्रॉपर एक्सप्रेशन। तो हमें इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेव फॉर्म को प्रॉपरली डिफाइन करना है उसके एक्सप्रेशन के साथ। ओके, तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ वेव फॉर्म, द एवरेज वैल्यू ऑफ अ वेव फॉर्म इज द मीन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर जो तुम्हारी सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होती हैं उसका मीन, ठीक है, वो तुम्हारी एवरेज वैल्यू कहलाती है। इट रिप्रेजेंट द डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एन एसी सिग्नल। ये रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे डीसी सिग्नल्स ऑफ ए एसी सिग्नल, ठीक है। अब तुम्हारा इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वी एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेट 0 to t vt dt, जहाँ पे तुम्हारा वी एवरेज क्या होगा, एवरेज वैल्यू, वी टी क्या है तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, टी क्या है तुम्हारा टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म है, ठीक है। फॉर साइनोसाइडल वेव फॉर्म द एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल इज 0। तो एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म के लिए तुम्हारी जो भी सारी एवरेज वैल्यू होंगी पूरी साइकिल के लिए वो क्या होंगी, 0 होंगी, बिकॉज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ कैंसिल आउट। जो तुम्हारे पॉजिटिव नेगेटिव हाफ होंगे वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाउएवर फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तो फुल वेव के लिए तो 0 हो गया, पर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए क्या होगा, वी एवरेज इक्वल टू 2Vm/π, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.636 Vm। ओके, तो इसकी भी ट्रिक है याद करने के लिए। थिंक ऑफ अ एवरेज वैल्यू एज अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन पीक्स, ठीक है। एक एवरेज वैल्यू को मिडिल ग्राउंड समझो पीक्स के बीच का। वाइल आरएमएस वैल्यू टेल्स यू द रियल पावर इम्पैक्ट ऑफ द वेव फॉर्म। आरएमएस तुम्हें रियल पावर का इम्पैक्ट बता रहा है वेव फॉर्म पे, लाइक कंपेयरिंग द एवरेज स्पीड एंड इफेक्टिव स्पीड ऑफ द मूविंग कार। किससे कंपेयर करते हो, एवरेज स्पीड एंड इफेक्टिव स्पीड ऑफ अ मूविंग कार। तो उसी तरीके से तुम्हारा आरएमएस वैल्यू भी क्या बता रहा है, रियल पावर बता रहा है, ठीक है, उसका रियल पावर का इम्पैक्ट बता रहा है वेव फॉर्म पे। मूविंग अहेड, प्रूव दैट करंट इज लीडिंग इन प्योरली कैपेसिटिव एंड इज लैगिंग इन प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क। तो करंट लीड कर रहा है तुम्हारे प्योरली कैपेसिटिव में, बट लैग कर रहा है तुम्हारे प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क पे। क्या प्रूव करना है, करंट लीड्स इन अ प्योरली कैपेसिटिव नेटवर्क। ओके, इन अ कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड। एक कैपेसिटर में वोल्टेज बिहाइंड लैग करता है बिहाइंड करंट, बिकॉज अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेजिस्ट सडन चेंजेस इन वोल्टेज। तो तुम्हारा जो भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है और रेजिस्ट करता है तुम्हारे सडन चेंजेस को वोल्टेज में, ठीक है। ओम्स का लॉ यूज करेंगे हम इसमें। ओम्स का लॉ यूज किया तो I इक्वल टू V/XC, सिंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज XC इक्वल टू 1/ωc, तो हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू Vm sin ωt। तो इसमें हमारा जो करंट हो जाएगा प्योर कैपेसिटर में वो हो जाएगा I इक्वल टू Im sin ωt प्लस 90 डिग्री। द करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। सिमिलरली
अब हम प्रूफ करेंगे कि करंट जो होता है वो लैग करता है प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क में। हमने प्रूफ कर दिया कि लीड कर रहा है तुम्हारा वोल्टेज में, वोल्टेज से करंट प्योरली कैपेसिटिव में। अब हमें प्रूफ करना है कि करंट लैग कर रहा है तुम्हारा प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क में। In an inductor, voltage leads the current because an inductor stores energy in a magnetic field and resist changes in current। वहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज में करंट रजिस्ट होता है, यहाँ तुम्हारा करंट में चेंजेस रजिस्ट हो रहे हैं। तो इसमें भी हम ओम्स का लॉ यूज करने वाले हैं। दैट इज I equal to V by XL। Since inductive reactance is XL equal to omega L, applying Kirchhoff's law, ठीक है, KVL को यूज करेंगे, V equal to VM sin omega t। तो करंट क्या हो जाएगा हमारे प्योर इंडक्टर में, I equal to IM sin omega t माइनस 90 डिग्री, जो कि हमें दिखाता है, प्रूफ कर रहा है वोल्टेज जो है वो लैग करता है हमारा 90 डिग्री से इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इससे क्या कंक्लूड हो गया एट द एंड कि करंट लीड कर रहा है हमारा 90 डिग्री से किसमें, कैपेसिटर में, वहीं लैग कर रहा है 90 डिग्री से किसमें, इंडक्टर में। ओके, इसको तुम समझ लो स्प्रिंटर की तरह जो एक स्पीड में दौड़ जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, इट चार्जेस अहेड एंड पुल्स वोल्टेज बिहाइंड। ठीक है, कैपेसिटर में तुम्हारा कैपेसिटर एक स्प्रिंटर की तरह है जो कि चार्ज होता है आगे की तरफ और वोल्टेज को खींचता है पीछे की तरफ। थिंक ऑफ एन इंडक्टर लाइक अ हैवी ट्रक। इंडक्टर को एक तुम हैवी ट्रक की तरह समझो। इट स्लोली एक्सेलरेट्स, धीरे धीरे एक्सेलरेट होता है, मेकिंग करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज, जो कि क्या करता है, करंट को लैग करता है वोल्टेज के पीछे। ओके, देन what is the difference between a leading power factor and a lagging power factor in a single phase AC circuit? तो एक leading और lagging power factor में क्या difference होता है वो देख लेते हैं। The power factor describes the phase relationship between voltage and AC in an AC current। तो पावर फैक्टर होता क्या है, तुम्हारा फेज रिलेशनशिप बताता है ये तुम्हारा किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो लैगिंग पावर फैक्टर क्या हो गया तुम्हारा, PF is less than 1 inductive loads, current lags voltage, phase angle is phi is positive, occur in inductive load like motors and transformers। okay वहीं तुम्हारे इसके एग्जाम्पल हो गए AC मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर। वहीं लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है तुम्हारा, कैपेसिटर लोड्स होते हैं जिसमें तुम्हारा करंट लीड करता है, तुम्हारा फेज एंगल नेगेटिव होता है, तुम्हारा जो भी अकर होता है वो कैपेसिटर लोड्स पे होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में तुम्हारे कैपेसिटर बैंक, सिंक्रोनस मोटर्स एक्सेट्रा। तो इसके की डिफरेंसेस एक टेबुलर फॉर्म में आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे, एक बार इसके भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, फेज रिलेशनशिप क्या है, इंडक्टिव का लैग करेगा वोल्टेज, करंट लैग करेगा वोल्टेज से। लीडिंग PF क्या है, करंट लीड करेगा वोल्टेज से। लोड टाइप क्या है, इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, यहाँ लैगिंग है या लीडिंग है। ओके, पावर फैक्टर करेक्शन क्या होगा तुम्हारा, रिक्वायर कैपेसिटर, रिक्वायर इंडक्टर्स। लीडिंग में तुम्हें इंडक्टर्स चाहिए, लैगिंग में तुम्हें कैपेसिटर्स चाहिए। ओके, तो इसको तुम एक रनर स्ट्रगलिंग बिहाइंड द लीडर भी समझ सकते हो पावर फैक्टर को। ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर को तुम रनर स्ट्रगलिंग बिहाइंड लीडर भी समझ सकते हो, करंट बिहाइंड वोल्टेज। और एक लीडिंग पावर फैक्टर तुम रेसर स्प्रिंटिंग अहेड भी समझ सकते हो। रेसर स्प्रिंटिंग अहेड, यहाँ करंट है तुम्हारा जो कि तुम्हारे वोल्टेज से आगे है। ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा डिराइव द फेजर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क, ऑल्सो फाइंड द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस इट। तो हमें एक फेजर रिलेशनशिप निकालना है तुम्हारे प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क में, और जो कि उसमें पावर डिसिपेटेड होती है वो भी हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन ए प्योरली रेजिस्टिव AC सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, मीनिंग देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो एक प्योरली रेजिस्टिव में जो भी तुम्हारे वोल्टेज और करंट होता है ये दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी कि उसमें कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं। So now the applied voltage be V equal to Vm sin omega t, where Vm is the peak voltage, omega is the angular frequency and t is the time. Okay, then using Ohm's law for AC circuit, I equal to V by R, substituting V की वैल्यू इस पे सब्सिट्यूट कर दो, that is V sin omega t by R. Since I am equal to Vm upon R, the current expression becomes
ठीक है, हम आई एम को वी एम अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो हमारा करंट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। Thus, voltage and current have the same phase, meaning their phasor representation is V equal to Vm angle 0 degree. Similarly, I equal to Im angle 0 degree. This confirms that in a purely resistive circuit, current and voltage are in phase. ठीक है, purely resistive circuit में जो current और voltage होंगे same phase में होंगे। Power dissipation in purely resistive circuit क्या हो जाएगा, instantaneous power is given by, इसको देखते हैं। ठीक है, power dissipation in purely resistive circuit को देखते हैं। तो जो पावर हो जाएगा, जो हमारी इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी वो क्या होगी, P इक्वल टू V इंटू आई, सब्सटीट्यूटिंग V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अगर हम इसे पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा P इक्वल टू वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो जो एवरेज पावर डिसिपेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा P एवरेज वी एम आई एम अपॉन 2। ओके, यूजिंग आर एम एस वैल्यू वी आर एम एस वी एम अपॉन √2 I RMS इक्वल टू आई एम अपॉन √2, द पावर इक्वेशन बिकम्स, ठीक है, इसमें हम आई एम और वी एम की वैल्यू रख देते हैं, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। द पावर डिसिपेशन इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज P इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये हमारी हो गई पावर डिसिपेशन in purely resistive circuit, ठीक है, which represent active power measured in watts। तो ये हमारा एक्टिव पावर दिखाता है जो कि किस पे मेजर किया जाता है, वोट में मेजर किया जाता है। ओके, फिर आता है हमारा ट्रिक टू रिमेंबर। तो हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज डांस की तरह ले लेते हैं जिसमें वोल्टेज और करंट साथ में मूव कर रहे हैं विद नो डिले, कोई आगे पीछे नहीं है, मेकिंग पावर डिसिपेशन 100% एफिशिएंट। इसकी वजह से हमारी जो पावर डिसिपेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, 100% हो जाती है, एफिशिएंट। देन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन सिंगल फेज सर्किट। तो हमें अब एवरेज पावर कंज्यूम निकालना है सिंगल फेज सर्किट में। ओके, तो इसमें तो एवरेज पावर कंज्यूम इन सिंगल फेज सर्किट किसकी तरह होती है, P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वेयर VRMS is equal to root mean square RMS voltage volts। ओके, तो VRMS क्या है हमारा, रूट मीन स्क्वायर है किसका, वोल्टेज का। वहीं IRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर है तुम्हारा करंट का। cos फाई क्या है तुम्हारा, पावर फैक्टर है, वेयर फाई इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है, क्या है, P रिप्रेजेंट एक्टिव पावर which perform real work in the circuit. High power factor cos phi means better efficiency used in electrical system for power calculation in resistive and reactive loads। Okay, देन ट्रिक्स टू रिमेंबर, इसको तुम पावर को पैडलिंग बाइसिकल की तरह ले लो जिसमें टोटल एफर्ट जो कि तुम्हारी अपेरेंट पावर होगी वो इंक्लूड करेगी तुम्हारी पुशिंग फॉरवर्ड। ठीक है, आगे को पुश करने, जो आगे को पुश कर रही है वो हमारी रियल पावर होगी और वॉबलिंग साइडवेज वो हमारी रिएक्टिव पावर हो जाएगी। द पावर फैक्टर डिटरमाइंस हाउ मच एनर्जी इज एफिशिएंटली यूज फॉर फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, जो पावर फैक्टर होगा ये क्या डिटरमाइन करेगा, कितनी ज़्यादा एनर्जी हमारी एफिशिएंटली यूज हो रही है आगे के मोशन करने के लिए, फॉरवर्ड मोशन करने के लिए। ओके, नाउ गिव द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज आरएल सर्किट। ठीक है, इम्पीडेंस फॉर्मूला क्या होगा हमारा, Z इक्वल टू आरएल सीरीज सर्किट में। ओके, तो इन टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एल, यानी कि ये हमारा क्या है, तुम्हारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है और इसका होल अंडर रूट। ओके, तो R क्या है, रेजिस्टेंस है, XL तुम्हारा रिएक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा जो कि XL इक्वल टू ओमेगा एल होता है, जो कि इसकी पावर, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, 2 पाई FL होती है। ओमेगा तुम्हारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गया 2 पाई F, L तुम्हारा इंडक्टेंस हो गया, F तुम्हारा फ्रिक्वेंसी हो गया। Okay, so now moving ahead. In polar form, impedance is written as Z equal to Z angle theta, where phase angle theta is equal to 10 to the power minus 1 XL, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस अपॉन में R। ओके, देन ट्रिक टू रिमेंबर, इम्पीडेंस को तुम रेजिस्टेंस ऑन हाइकिंग ट्रेल की तरह ले लो। R इज फ्लैट टेरेन,
ठीक है, फ्लैट टेरेन है तुम्हारे पास, वाइल एक्सेल इज अपहिल क्लाइम, ठीक है, आर तुम्हारा फ्लैट टेरेन है और एक्सेल तुम्हारा अपहिल क्लाइम है। द मोर इंडक्टेंस द स्टीपर द स्लोप, ओके, जितना ज़्यादा इंडक्टेंस होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा स्लोप स्टीपर होगा। डिफाइन रिएक्टेंस, हाउ इज इंडक्टिव रिएक्टेंस डिफरेंट फ्रॉम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस इज द अपोजिशन दैट इंडक्टर एंड कैपेसिटर प्रोवाइड टू alternating current in a circuit. Unlike resistance, reactant depends on frequency and is measured in ohm, ठीक है, तुम्हारा रिएक्टेंस पूरी तरह फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है, ये तुम्हारा अपोजिशन की तरह होता है इंडक्टर और कैपेसिटर जो कि प्रोवाइड करते हैं तुम्हारे किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में, ओके, इन अ सर्किट। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तुम्हारा जो इंडक्टेंट रिएक्टेंस होता है वो तुम्हारा अपोजिशन होता है एसी के ड्यू टू एन इंडक्टर, और कैपेसिटर रिएक्टेंस अपोजिशन में होता है एसी के ड्यू टू एन कैपेसिटर। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल का? 2πfl, और एक्सी का क्या होता है? 1/2πfc। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस क्या होती है? इंक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस तुम्हारा इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी के साथ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस तुम्हारा डिक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी के साथ। इंडक्टिव रिएक्टेंस तुम्हारा लैग करता है वोल्टेज करंट, जिसमें करंट लैग करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। एनर्जी स्टोरेज का क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस में स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में तुम्हारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है, ओके। ट्रिक टू रिमेंबर, इंडक्टर को तुम ट्रक की तरह ले लो जो कि धीरे धीरे एक्सेलरेट होता है, वहीं कैपेसिटर को तुम स्प्रिंटर की तरह ले लो जो कि क्विकली रिएक्ट करता है हर चीज में, ओके। देन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फेज एंगल इन एन एसी सर्किट। अब हमें सिग्निफिकेंस बतानी है एसी सर्किट की, ठीक है, सॉरी, फेज एंगल की इन एसी सर्किट में, ओके। तो सिग्निफिकेंस क्या है फेज एंगल की? द फेज एंगल फाई इज एन एसी सर्किट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इट टेल्स अस हाउ मच वन वे फॉर्म लीड्स और लैग्स द अदर। तो फेज एंगल हमें क्या बताता है? कोई एक फॉर्म कितना लीड करे, कितना लैग करे दूसरे से, ठीक है, एक रिलेशनशिप बताता है, एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो फेज एंगल इंपॉर्टेंट क्यों है वैसे? डिटरमाइन पावर फैक्टर, कॉस फाई डिफाइन हाउ एफिशिएंटली पावर इज यूज्ड, ठीक है, ये तुम्हारा पावर फैक्टर को डिफाइन करता है, बहुत इजीली कॉस फाई हमें बता देगा कि कितनी एफिशिएंटली तुम्हारी पावर जो है वो यूज की है। स्मॉलर फेज एंगल हायर एफिशिएंसी, क्लोजर टू यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि पीएफ इक्वल टू 1। आइडेंटिफाई सर्किट बिहेवियर, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। इंडक्टिव सर्किट फाई इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, करंट लैग्स वोल्टेज। ये हमारा सर्किट बिहेवियर बता रहा है, ओके। कैपेसिटिव सर्किट फाई इज लेस देन 0 डिग्री, करंट लीड्स वोल्टेज, हेल्प्स इन पावर कैलकुलेशन। और ये किस में हेल्प करता है? हमारा फेज एंगल पावर कैलकुलेशन में हेल्प करता है, यानी कि तुम्हारा एक्टिव पावर इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई, रिएक्टिव पावर VRMS IRMS sin फाई, अपेरेंट पावर VRMS IRMS, ओके। तो ये हमें किस में हेल्प कर रहा है? हमारे कैलकुलेटिंग पावर्स में हेल्प कर रहा है, ओके। सर्किट बिहेवियर को भी समझने में इसने हेल्प की हमें, ओके। तो इसको कैसे हम याद करते हैं? फेज एंगल को एक डांसर की टाइमिंग की तरह ले लो, जिसमें कि अगर वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, करंट उसे फॉलो कर रहा है इन सिंक, और फॉल बिहाइंड इन गुड सर्किट दे डांस टुगेदर इन हार्मनी। अगर वो साथ में डांस कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा सर्किट हो जाएगा, और वो किस में होंगे? एक फेज में होंगे। हाउ डज द पावर फैक्टर अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल फेज सर्किट? तो पावर फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है ये सब हम पढ़ चुके हैं, एक एक मैं फिर भी इसे दोबारा रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी इन अ सिंगल फेज सर्किट। जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए, आंसर को आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है, हर एक पॉइंट को क्लियरली बताना है। भले ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसकी इंफॉर्मेशन आप आगे 5 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो, ओके। The power factor PF affects the efficiency of an AC circuit by determining how effectively electrical power is used. PF is equal to cos phi, that is real power upon apparent power. Key impacts क्या होते हैं पावर फैक्टर के ऑन एफिशिएंसी? हायर पावर फैक्टर PF is almost equal to 1. This is more efficient, more power used for useful work. Active power, less power lost in reactive component, inductor or capacitor. Lower current draw, reduce losses in transmission, better voltage regulation, यानी कि stable operation. Then
lower power factor, less efficient, more reactive power, circulates in system without useful output. Then higher current flow, increase heat and energy losses, reduce system capacity, need for bigger equipment. Industries may face penalty for low power factor. नाउ पावर फैक्टर करेक्शन में आता है, पावर फैक्टर को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं. टू इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी, इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज कैपेसिटर बैंक फॉर इंडक्टिव लोड्स, सिंक्रोनस कंडेंसर्स, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस. ओके, इसको हम पावर फैक्टर को किसकी तरह लगता है, पेडलिंग अ बाइसिकल की तरह. अगर ज़्यादा पीएफ है हमारा तो एनर्जी सारी हमारी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन को लगेगी. अगर लो पीएफ है तो वेस्टेड एनर्जी तुम्हारी सारी वॉबलिंग साइडवेज पे लग जाएंगी. ओके, देन अब हम चल रहे अपने 5 मार्क्स की क्वेश्चन की तरफ. ये सारे वैसे हमें मोस्टली अभी थ्योरिकल क्वेश्चन है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले. ओके, डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन द फेज एंड लाइन वोल्टेजेस एंड करंट इन अ 3-phase स्टार कनेक्टेड सर्किट, ड्रॉ द फेजर डायग्राम टू एस्टेब्लिश इट. ओके, तो हमें क्या करना है, रिलेशनशिप देखना है फेज और लाइन वोल्टेज के बीच में और करंट इन अ 3-phase स्टार कनेक्टेड सर्किट में. ओके, in a 3-phase star connected circuit, each phase is connected to a common neutral point and supply voltages from a 120-degree phase difference. The relationship between phase voltage VPH and line voltage VL are derived below. ठीक है, देखते हैं कैसे डिराइव किया हुआ है इसने. लाइन वोल्टेज वर्सेस फेज वोल्टेज. ठीक है, ईच फेज वोल्टेज इज डिफाइंड एज, कैसे होता है, VPH इक्वल टू VL अपॉन √3. इसको हम और किस तरीके से लिखते हैं, और VL इक्वल टू √3 VPI. यानी कि जो तुम्हारा लाइन वोल्टेज है वो तुम्हारा 3 टाइम्स है किसके, फेज वोल्टेज के. वहीं तुम्हारा जो फेज वोल्टेज है वो कितना है, बाई √3 है किसके, लाइन वोल्टेज के. ओके, वेयर VPH इज द वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन अ सिंगल फेज एंड न्यूट्रल. VL इज द वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन 2 लाइन्स कंडक्टर. ठीक है, अभी हमने देखा कि जो कि हमारा वोल्टेज सप्लाई होता है 120 डिग्री में होता है तुम्हारे किसमें, फेज डिफरेंस में. ओके, सो नाउ लेट्स सी, सिंस द 3 फेज वोल्टेजेस आर 120 डिग्री अपार्ट, कितने 120 डिग्री अपार्ट है, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 फेज फॉरवर्ड ये फॉर्म्स अ वेक्टर सम. अब इसका हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर सम मिलेगा जो कि हो जाएगा हमारा VL इक्वल टू √V² PH प्लस V² PH प्लस 2VPH VPH cos 120 डिग्री, जो कि हमें क्या मिल जाएगा, VL इक्वल टू √3 VPH, √3 टाइम्स ऑफ VPH, यानी कि फेज वोल्टेज. द लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज. अब हम देखेंगे लाइन करंट एंड फेज करंट को. ठीक है, लाइन करंट और फेज करंट को देखेंगे. इन अ स्टार कनेक्शन द लाइन करंट इज इक्वल टू द फेज करंट. तो एक स्टार कनेक्शन जो लाइन करंट होगा वो हमारे किसके इक्वल हो जाता है, हमारे फेज करंट के इक्वल हो जाता है. ओके, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, IL इक्वल टू IPH, where IL is the current flowing through the line conductors and IPH is the current flowing through the each individual phase. Since there is no phase shift in star connection between line and phase current, the magnitude remains equal. ठीक है, जो भी तुम्हारा मैग्नीट्यूड होगा इक्वल होगा. क्यों, क्योंकि कोई फेज शिफ्ट ही नहीं है हमारे लाइन और फेज करंट के बीच में. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक फेजर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जिसमें हमारा जो फेज वोल्टेज होगा वो 120 डिग्री अपार्ट होगा और लाइन वोल्टेज VL जो होगा वो किसके बीच में होगा, वो तुम्हारे फेजेस के बीच में फॉर्म करेगा एज अ वेक्टर सम. ओके, तो ये हमें हेल्प करेगा क्या विजुअलाइज करने में कि फेज वोल्टेज जो हमारा VPH है वो 120 डिग्री अपार्ट है और लाइन वोल्टेज VL को एज अ वेक्टर सम. ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा एक फेजर डायग्राम है, इसको ध्यान से कंसीडर करो तो तुम्हें दिखेगा सारे के जो तुम्हारे जो तुम्हारा फेज वोल्टेज है कि क्या है, 120 डिग्री अपार्ट है. ठीक है, और तुम्हारे जितने VL है ये सारे, ये तुम्हारे VL है, ये क्या बना रहे हैं, एक वेक्टर सम बना रहे हैं. ओके,
Explain phase relationship between voltage in and current in a RL series circuit with the help of suitable phasor diagram. ठीक है, एक फेज रिलेशनशिप दिखाना है हमें किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के, किसमें, RL सीरीज सर्किट में. ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है. ओके, 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हमारे. फेज रिलेशनशिप इन एन RL सीरीज सर्किट. In a resistor inductor RL series circuit, the voltage and current have a phase difference due to the inductor's property of opposing changes in current. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. की फेज रिलेशनशिप क्या हो जाता है हमारा इसमें, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर VR इज इन फेज विद द करंट I. ठीक है, वोल्टेज जो है हमारा अक्रॉस द रजिस्टर VR है वो फेज में है इन करंट विद द करंट I. ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री ड्यू टू इंडक्टिव रिएक्टेंस. 90 डिग्री से ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट को. ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से. तो जो टोटल वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, इज द वेक्टर सम ऑफ VR एंड VL. तो टोटल वोल्टेज हमारा वेक्टर सम होगा VR और VL का, फॉर्मिंग अ फेज एंगल फाई. ओके, फेजर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. फेजर डायग्राम विजुअली शोज करंट I एज द रिफरेंस हॉरिजेंटल एक्सिस. I तुम्हारा हॉरिजेंटल, हाई तुम्हारा हॉरिजेंटल एक्सिस हो जाएगा. इंडक्टर वोल्टेज VL लीडिंग I बाय 90 डिग्री. तो देखो I को क्या कर रहा है, 90 डिग्री से लीड कर रहा है तुम्हारा VL. ठीक है, एंड वोल्टेज V इज द डायगोनल वेक्टर सम. और जो तुम्हारा V है वो क्या होगा, तुम्हारा डायगोनल वेक्टर सम होगा. देन की पॉइंट्स ऑफ एन RL सीरीज सर्किट. अब इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, इंडक्टिव बिहेवियर पहले तो इन AC सर्किट एंड इंडक्टर अपोजेस चेंजेस इन करंट क्रिएटिंग अ फेज शिफ्ट. तो एक इंडक्टिव बिहेवियर में क्या होता है, जो तुम्हारा इंडक्टर होता है वो अपोज करता है तुम्हारे करंट के चेंजेस को, जिससे कि फेज शिफ्ट आ जाता है. ठीक है, फेज डिफरेंस, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री वाइल वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर VR इज इन फेज विद करंट. ठीक है, एक फेज में है करंट के साथ तुम्हारा VR. इम्पीडेंस रिलेशन क्या हो जाता है हमारा, Z इक्वल टू √R² प्लस XL स्क्वायर. ठीक है, तो जो तुम्हारा XL होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2πFL के इक्वल हो जाएगा. फेजर डायग्राम, अगर हम फेजर डायग्राम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो करंट इज अ रिफरेंस. हॉरिजेंटल एक्सिस पे जो हमने करंट में था वो तुम्हारा एज अ रिफरेंस काम कर रहा है. रजिस्टर वोल्टेज VR स्टेज अलाइंड विद करंट, वो हमेशा करंट के साथ अलाइन रहेगा तुम्हारा रजिस्टर वोल्टेज. उसके बाद इंडक्टर वोल्टेज VL जो होगा वो शिफ्ट होगा 90 डिग्री से. ठीक है, अहेड. ठीक है, लीड कर रहे हैं तो आगे होगा. टोटल वोल्टेज V रिजल्ट फ्रॉम वेक्टर एडिशन VR एंड VL फॉर्मिंग अ फेज एंगल थीटा. तो तुम्हारा वेक्टर एडिशन क्या था, वो तुम्हारा VR और VL के क्या था, वेक्टर एडिशन था, जिससे कि तुम्हारा एक फेज एंगल थीटा बन रहा था. ओके, तो इम्पैक्ट क्या होगा ऑन पावर, पावर पे क्या इम्पैक्ट होगा, ट्रू. यानी कि एक्टिव पावर क्या हो जाएगी तुम्हारी, P इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई. और वहीं पे तुम्हारी रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, अनयूज एनर्जी जो है तुम्हारी हो जाएगी Q इक्वल टू VRMS IRMS साइन फाई. ओके, तो इसके लिए एक एनालॉजी देख लेते हैं हम. RL सर्किट को एक टोइंग अ बोट की तरह समझ लो. ठीक है, द इंडक्टर ट्राइज टू पुल हेड. इंडक्टर तुम्हें आगे खींच रहा है, बट द रजिस्टर कीप्स द करंट स्टेडी. बट करंट क्या कर रहा है, तुम्हारे जो रजिस्टर जो क्या कर रहा है, तुम्हारे करंट को स्टेडी रख रहा है, जो कि तुम्हारे क्या कॉज करता है, लैगिंग कॉज कर रहा है. ओके, देन explain the phase relationship between voltage and current in RC series circuit with the help of suitable phasor diagram. अब हमें क्या करना है, फेज रिलेशनशिप दिखाना है वोल्टेज और करंट के बीच में एक RC सीरीज में. अभी RL देख रहे थे, अब RC सीरीज में देखते हैं. ठीक है, तो RC सीरीज सर्किट, द वोल्टेज एंड करंट एग्जिबिट अ फेज डिफरेंस ड्यू टू द कैपेसिटर्स एबिलिटी टू स्टोर एंड रिलीज चार्ज. तो वोल्टेज और करंट एग्जिबिट कर रहा है तुम्हारा एक फेज डिफरेंस को ड्यू टू द कैपेसिटर की एबिलिटी, क्या कौन सी एबिलिटी को, स्टोर और रिलीज करने की. ठीक है, चार्ज को. तो की फेज रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर VR इज इन फेज विथ द करंट I. Voltage across the capacitor VC lags the current by 90 degree because the capacitor resists voltage changes. Total voltage is the vector sum of VR and VC forming a phase angle theta. ठीक है, then phasor representation, current is the reference. यहाँ पे भी करंट जो होगा हमारा फेजर रिफरेंस होगा हॉरिजेंटल एक्सिस. रजिस्टर वोल्टेज VR अलाइन करेगा करंट के साथ.
कैपेसिटर वोल्टेज VC फॉल करेगा बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री। टोटल वोल्टेज V जो होगा वो हम वेक्टर एडिशन के थ्रू फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, सिमिलरली दिस इज आर व्हाट इज दिस आर फेजर डायग्राम। ठीक है, इसकी समरी देख लेते हैं। जो करंट लीड करता है वो तुम्हारे वोल्टेज के थ्रू करता है इन कैपेसिटर बिकॉज इट रजिस्ट वोल्टेज बिल्डअप। रजिस्टर वोल्टेज VR इज इन फेज विथ करंट। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज VC लैग्स करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, टोटल वोल्टेज V इज द वेक्टर सम ऑफ VR एंड VC। इसकी एनालॉजी कैसे याद कर सकते हैं? कैपेसिटर को एक चार्जिंग फोन बैटरी की तरह समझो जिसपे करंट पहले फ्लो हो रहा है बट वोल्टेज टेक्स टाइम टू बिल्डअप। जिसपे करंट पहले फ्लो जा रहा है पर वोल्टेज क्या कर रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है बिल्डअप लेने के लिए। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पावर फैक्टर, हाउ कैन पावर फैक्टर बी इम्प्रूव्ड इन AC सर्किट। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे पावर फैक्टर को अफेक्ट करते हैं जो वो देख लेते हैं। तो पहला आता है नेचर ऑफ लोड। ठीक है, बट नेचर ऑफ लोड, इंडक्टिव लोड, मोटर, ट्रांसफार्मर कॉजिंग लैगिंग पावर फैक्टर। अगर तुम्हारे इंडक्टिव लोड्स हैं तो वो तुम्हारे पावर फैक्टर को लैग करेंगे। कैपेसिटिव लोड्स है तो लीड करेंगे पावर फैक्टर को, लेकिन अगर रजिस्टिव लोड है तो मेंटेन करते हैं तुम्हारी यूनिटी पावर फैक्टर जो कि तुम्हारी PF इक्वल टू 1 होती है। ओके, देन ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट, अनस्टेबल वोल्टेज इंक्रीजेज पावर फैक्टर फ्लक्चुएशंस, हाई रिएक्टिव करंट रिड्यूस एफिशिएंसी। अगर तुम्हारे अनस्टेबल वोल्टेज है तो वो तुम्हारे पावर फैक्टर के फ्लक्चुएशंस को भी इंक्रीज कर देंगे। अगर तुम्हारी हाई रिएक्टिव करंट है तो वो तुम्हारी एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हार्मोनिक्स एंड वेव डिस्टॉर्शंस, अगर हार्मोनिक और वेव डिस्टॉर्शन है तो नॉन लीनियर लोड्स जो होंगे जैसे कि तुम्हारे रेक्टिफायर और इन्वर्टर्स होंगे वो तुम्हारे हार्मोनिक्स को क्रिएट करेंगे जो कि तुम्हारे पावर फैक्टर को डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद सिस्टम इम्पीडेंस एंड केबल लॉसेस, अगर ज़्यादा इम्पीडेंस होगा, हाई इम्पीडेंस होगा सर्किट में तो तुम्हारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जो कि तुम्हारी PF पे इम्पैक्ट डालेगी। लॉन्ग केबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे तुम्हारे रेजिस्टेंस एंड रिएक्टिव ड्रॉप को। ठीक है, मेथड टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, ये हम पहले भी देख चुके हैं शायद। टू बूस्ट एफिशिएंसी पावर फैक्टर करेक्शन मेथड इंक्लूड, तो क्या हो गई, कैपेसिटर यूज करो। कैपेसिटर बैंक्स काउंटरएक्ट इंडक्टिव लोड शिफ्टिंग PF टूवर्ड्स यूनिटी, तो कैपेसिटर हेल्प करते हैं तुम्हारे पावर फैक्टर को यूनिटी की तरफ को शिफ्ट करने के लिए। इंस्टॉलिंग सिंक्रोनस कंडेंसर्स, दीज जनरेट लीडिंग रिएक्टिव पावर एंड स्टेबलाइज वोल्टेज। ठीक है, employing phase advancers used in induction motors to counteract lagging current, reducing harmonics, filter removes harmonic distortion from the waveform, जो कि हमारे पावर फैक्टर को डिस्टर्ब कर रहे थे जो हार्मोनिक्स, तो जो हमारे जो हमारे फिल्टर्स होते हैं वो उन्हें रिमूव करते हैं। ओके, ऑप्टिमाइजिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन, अवॉइड ओवरलोडिंग मोटर्स टू मिनिमाइज रिएक्टिव पावर कंजप्शन। तो अगर तुम्हें लोड डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज कर दोगे यानी कि तुम्हारा ओवरलोडिंग जो है मोटर्स पे वो अवॉइड करोगे तो तुम्हारी जो रिएक्टिव पावर कंजप्शन होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम लो पावर फैक्टर को तुम साइक्लिस्ट वॉबलिंग साइडवेज की तरह लो जो कि इंस्टीड आगे बढ़ने की बजाय इधर उधर एनर्जी वेस्ट कर रहा है, साइड वॉबलिंग में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहा है। इंप्रूविंग पावर फैक्टर मीन्स पैडलिंग एफिशिएंटली टू यूज़ ऑल एनर्जी फॉर द मोशन, ऐसे पैडलिंग करो। ठीक है, अगर तुम्हारा अच्छा पावर फैक्टर है तो तुम जो सारी एनर्जी होगी वो मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेंगी। ठीक है, हाउ इज पावर फैक्टर रिलेटेड टू एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, What is the range of power factor for resistive load, inductive load and capacitive load? तो तुम्हारे पावर फैक्टर किस एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर से कैसे रिलेटेड है और उनकी रेंज क्या है पावर फैक्टर की फॉर रेजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड। ठीक है, कैपेसिटिव लोड के लिए भी। तो पावर फैक्टर रिलेशन टू एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर क्या है, PF इज इक्वल टू P/S, दैट इज एक्टिव पावर रेशियो टू एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर। ये तुम्हारा PF का रिलेशन दैट इज इक्वल टू cos phi। ठीक है, P इज इक्वल टू एक्टिव पावर वॉट्स, पावर यूज फॉर यूजफुल वर्क, Q इक्वल टू रिएक्टिव पावर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव वार, unused power oscillating in the circuit, S इक्वल टू apparent power वोल्ट एम्पियर VA total supplied power।
Okay, since apparent power is given by S equal to under root P square plus Q square, the power factor directly determines how much total supplied power is actively used. ठीक है, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करते हुए चलिए, मैं अभी भी कह रही हूँ. ठीक है, बार बार लिखिए, पढ़िए इन्हें, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे. अभी यूज़ करते रहेंगे डेली यूज यानी रेगुलर बेसिस पे से यूज़ करेंगे आप, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और इजी हो जाएगा. पावर फैक्टर रेंज फॉर डिफरेंट लोड्स. अब क्या क्या रेंज होती है रेजिस्टिव लोड्स के लिए? पावर फैक्टर रेंज क्या होती है? पीएफ इक्वल टू 1. ठीक है, इंडक्टिव लोड के लिए क्या होती है? पीएफ इज लेस देन 1 लैगिंग. ओके, और कैपेसिटिव लोड के लिए क्या होती है? पीएफ इज ग्रेटर देन 1 दैट इज लीडिंग. ओके, फिर आते हैं हमारे रेजिस्टिव लोड्स, दैट फॉर एग्जांपल हीटर, इनकैंडेसेंट्स बल्ब कंज्यूम ऑल पावर एक्टिवली. तो जो तुम्हारे रेजिस्टिव लोड्स होते हैं तुम्हारी सारी पावर एक्टिवली यूज करते हैं, यानी कि पीएफ इज इक्वल टू 1. वहीं पे तुम्हारे इंडक्टिव लोड्स क्या होते हैं? वो लैगिंग कॉज करते हैं, मतलब कि इन्हें करेक्शन की जरूरत है. कैपेसिटिव लोड्स होते हैं, ये तुम्हारे लीडिंग पावर फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं या कॉज करते हैं, तो यानी कि ये तुम्हें हेल्प कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए तुम्हें कैपेसिटिव लोड हेल्प कर सकते हैं. तो वाई डज पावर फैक्टर मैटर? पावर फैक्टर मैटर ही क्यों करता है? हाई पीएफ इम्प्रूव्स efficiency and reduces energy waste. Lower PF increases losses and raises electricity costs. Industries correct PF using capacitor to avoid penalties. तो यह पढ़ चुके हैं. Tricks to remember: think of power factor like cycling efficiency. Higher PF means all energy move forward, while lower PF means wasted effort wobbling sideways. Okay. Compare the behavior of a resistor, inductor and capacitor in an AC circuit in terms of voltage current relationship and phase angle. तो हमें कंपेयर करना है रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर एक एसी सर्किट में इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज करंट रिलेशनशिप एंड फेज एंगल में. ठीक है, तो कंपेरिजन करते हैं हम हमारा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को. तो each component behave differently when AC voltage is applied, affecting the voltage current relationship and phase angle. तो ये क्या अफेक्ट करता है? हमारे वोल्टेज करंट रिलेशनशिप और फेज एंगल को अफेक्ट करता है. ठीक है, रजिस्टर आर नो फेज शिफ्ट. अगर रजिस्टर आर जिसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, दैट इज फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री. और रजिस्टर डिसिपेट करता है हमारा पावर एज हीट. ठीक है, इसमें पावर कैसे डिसिपेट होती है? एज अ हीट डिसिपेट होती है. इसके एग्जांपल हो गए तुम्हारे इलेक्ट्रिक हीटर, फिलामेंट बल्ब्स एक्सेट्रा. ओके, तो इंडक्टर एल क्या होता है तुम्हारा? करंट लैग्स वोल्टेज. वो नो फेज शिफ्ट था, इसमें हमारा करंट लैग्स वोल्टेज है. इंडक्टिव रिएक्टेंस तुम्हारा होता है एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल. वोल्टेज लीड करता है करंट बाय 90 डिग्री और तुम्हारे फाई होता है पॉजिटिव 90 डिग्री. ओके, stores energy in a magnetic field, example motor, transformer, solenoids. Then comes our capacitor, current leads voltage. Capacitive reactance XC is equal to 1 by 2 pi FC, current leads voltage by 90 degree, that is negative 90 degree. Stores energy in electric field, example capacitor bank, power factor and correction units. Okay. एक बार समरी देख लेना टेबुलर फॉर्म में, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपको याद करने के लिए. सीधे सीधे आपको छोटे छोटे ब्रीफ पॉइंट्स में चीज़ें याद हो जाएंगी. ठीक है, इसके लिए क्या है ट्रिक? रजिस्टर को आप कैसे देख सकते हो? रन साइड बाय साइड विद वोल्टेज. इनको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रनर्स की तरह देखना. ठीक है, रजिस्टर क्या होगा तुम्हारा? जो साइड बाय साइड वोल्टेज के साथ रन करता है वो रजिस्टर हो गया. इंडक्टर तुम्हारा मूव स्लोली फॉलोइंग वोल्टेज, धीरे धीरे एक्सेलरेट होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा. ठीक है, और कैपेसिटर स्प्रिंट अहेड, एक साथ दौड़ जाएगा वो लीडिंग वोल्टेज को लीड करते हुए. ओके, तो यहाँ पे हमारे थ्योरिकल 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं ऑलमोस्ट. अभी हम देखेंगे 10 मार्क्स में हमारे क्या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या ही आएगा हमारा? एक्सप्लेन इन डिटेल द बिहेवियर ऑफ अ सीरीज RLC सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू अ सिंगल फेज AC सप्लाई, इंक्लूड इम्पीडेंस एक्सप्रेशन, फेजर डायग्राम,
पावर फैक्टर, कंडीशन फॉर रेजोनेंस एंड वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। अभी इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो इट विल टेक सम टाइम, बट इसमें पढ़ी हुई चीज़ें सारी आएंगी हमारी, ओके, जो कि हम प्रायरली प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, वही चीज़ें इसमें रिपीट करके पूछी है, बट इन अ more elaborative manner, okay, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो it will take some time, it will take some effort to write up this answer। तो वो एफर्ट दीजिए, वो चीज़ें लिखिए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा धीरे धीरे करके, अगर हम कुछ जैसे 2 मार्क्स के साथ लेते हुए चल रहे थे, वैसे वैसे हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते गए, वैसे वैसे हमने धीरे धीरे चीज़ों को देखा, तो नाउ वी आर कैपेबल ऑफ राइटिंग अ 10 मार्क्स क्वेश्चन इन अ वेरी गुड एंड इन अ डिटेल्ड मैनर, ओके। नाउ behavior of a series RLC circuit in a single phase AC supply। तो a series RLC circuit consists of a resistor R, inductor L and capacitor C connected in series to an AC supply। The behavior of this circuit depends on frequency and interplay of reactance। तो ये जो behavior है हमारे सर्किट का, ये पूरे किस पे डिपेंड करता है, हमारे फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, और जो भी हमारे रिएक्टेंस का इंटरप्ले होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन क्या है, टोटल इम्पीडेंस एक RLC सीरीज सर्किट में क्या है, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ओके। लेट मी राइट इट फॉर यू एज Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ओके, where R is equal to resistance ohm, XL is equal to omega L, that is equal to 2 pi FL inductive reactance, XC is equal to 1 by omega C equal to 1 by 2 pi FC capacitive reactance, omega equal to angular frequency। The phasor angle theta between voltage and current is theta is equal to 10 to the power minus 1 XL minus XC upon R। और फिर आता है हमारा phasor diagram, okay। The phasor diagram illustrates VR in phase with current VL leading current by 90 degree, VC lagging current by 90 degree, total voltage V as the vector sum। यह हमारा क्या होगा, phasor diagram होगा। हमने impedance expression देख लिया, phasor diagram देख लिया, अब हम power factor की तरफ को जाएंगे। Power factor is PF equal to cos theta, that is equal to R by Z, ओके। अगर PF हमारा 1 से कम है फॉर रिएक्टिव सर्किट, एट रेजोनेंस PF इज इक्वल टू 1 प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अगर हमारा PF जो है वो 1 के इक्वल है तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, ओके, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है हमारे पावर डिसिपेशन के लिए। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, अभी हमारा नेक्स्ट था हमारा कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस अकर्स व्हेन XL इज इक्वल टू XL, जब हमारा इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा हमारे कैपेसिटर के रिएक्टेंस है, तो हमें एक रेजोनेंट की कंडीशन मिलती है, दैट इज ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C, विच सिंप्लीफाइज टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज FR इक्वल टू 1 बाय 2 पाई √LC, ओके। तो रेजोनेंस में क्या होगा, इम्पीडेंस जो होगा वो प्योरली रेजिस्टिव होगा, दैट इज Z इज इक्वल टू R। प्योरली रेजिस्टिव होगा तुम्हारा इम्पीडेंस, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, PF इक्वल टू 1 होगा, मीनिंग नो रिएक्टिव पावर, ठीक है, कोई अनयूज्ड कोई भी वर्थलेस पावर इसमें नहीं होगी। फिर आता है हमारा वेरिएशन ऑफ करंट विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, करंट का क्या वेरिएशन आता है हमारे फ्रीक्वेंसी के साथ। एट लो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा जो XC होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, वो डोमिनेट करेगा और करंट कम होगा, ठीक है। एट हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट करेगा और करंट क्या होगा, स्मॉल होगा। एट रेजोनेंस मैक्सिमम करंट फ्लो होगा ड्यू टू Z इक्वल टू R, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि तुम्हारी जो इम्पीडेंस होगा वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा, तुम्हारा इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इस रेजोनेंस कंडीशन में तुम्हारी मैक्सिमम जो होगा वो करंट फ्लो होगा, ओके। उसके बाद आ जाता है हमारा RLC सर्किट को तुम एक म्यूजिकल ट्यूनिंग फॉर्क की तरह लो। एट रेजोनेंस, ठीक है, एक रेजोनेंस में एवरीथिंग इज परफेक्टली बैलेंस। अगर रेजोनेंट कंडीशन है तो तुम्हारी हर चीज़ क्या होगी, परफेक्टली बैलेंस्ड होगी, जिसमें तुम्हारा क्या होगा,
मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और तुम्हारी रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी, दैट विल बी Z इक्वल टू R, यानी कि जो इम्पिडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। तो जो तुम्हारा RLC सर्किट होगा वो परफेक्टली बैलेंस्ड रहेगा। ओके, तो ये तुम्हारे कुछ डायग्राम हैं, इनको आप एक बारी कंसिडर कर सकते हो, चीज़ें आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएंगी। ओके, सो इसके बाद हम थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो नाउ द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस यूनिट। Our first question is, draw the phasor diagram and find the RMS value of resultant voltage. ओके, तो हमें क्या ड्रॉ करना है, पहले एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है और हमें इसमें एक RMS वैल्यू ढूंढनी है हमारे रिजल्टेंट वोल्टेज की। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है Vn इक्वल टू 10 साइन 500t प्लस 60, V2 दिया है हमें 200 साइन 500t, V3 दिया हमें -50 cos 500t एंड V4 दिया है हमें 150 साइन 500t माइनस 45। अभी ये बहुत इजीली हम सॉल्व करने वाले हैं, जस्ट हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हुए चलते रहना है आगे को। ओके, तो हमें गिवन पार्ट क्या है, ऑल वोल्टेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल AC सिग्नल्स। ओके, साइनोसाइडल AC सिग्नल्स के फॉर्म में हमारे ये सारे वोल्टेजेस हमें दिए गए हैं। वी विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू phasors, rotating vectors. Everything is going to be converted into rotating vectors and then add them vectorically. Okay, vector में हम इसे change करके फिर हम उसे add up कर देंगे। Okay, so moving ahead, converting all voltages to same sign format. एक ही format में हम इसे convert करने वाले हैं जो कि होगा हमारा sign format। अब V1 जो है वो हमारा already sign के form में है। वी कैन सी 100 साइन 500t प्लस 60 डिग्री, ये हमारा ऑलरेडी क्या है, साइन के फॉर्म में है। उसके बाद हमारा फेजर क्या बन जाएगा इसका, V1 इक्वल टू 100 एंगल 60 डिग्री। ओके, 100 एंगल 60 डिग्री इसका फेजर बन गया। देन V2 सिमिलरली हमारा किस में है, साइन फॉर्म में है ऑलरेडी, तो इसका फेजर हमारा क्या बन जाएगा, 200 एंगल 0 डिग्री। ओके, देन मूविंग अहेड, V3 क्या हो जाएगा हमारा, -50 cos 500t। अब इसे हमें चेंज करना पड़ेगा हमारे किस में, साइन फॉर्मेट में। इसको हम चेंज करेंगे किस में, हमारे साइन फॉर्मेट में। ओके, तो इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करने वाले कॉस की, दैट इज cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90 डिग्री। तो इसमें हम सीधे सीधे वैल्यू डाल देंगे, हमारे साइन की वैल्यू डाल देंगे हम 50 -50 साइन। ओके, इसको यहाँ से मैच करते हुए इसको वैल्यू पुट ऑन कर दो इसमें, फिर 500t हमारा थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 50 साइन 500t माइनस 90 डिग्री, ये हमारे हो जाएगी तुम्हारी साइन फॉर्मेट में। एंड देन हम इसका फेजर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा V3 इक्वल टू 50 एंगल माइनस 90 डिग्री। ओके, तो फिर उसके बाद V4 की बारी आती है, वो भी ऑलरेडी हमारा साइन फॉर्मेट में है, तो इसका भी हम डायरेक्ट फेजर निकाल सकते हैं जो कि हमारा हो जाएगा V4 150 एंगल माइनस 45 डिग्री। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। देन मूविंग अहेड, एडिंग फेजर वेक्टोरिकली रिजॉल्व इनटू रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब हम इसको ऐड करने वाले हैं, लेकिन पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में इसको रिजॉल्व कर लेते जो कि हमारे लिए इजी पड़ेगा। ओके, तो हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में फेजर्स को डालने वाले हैं, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी होता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी कहते हैं। ओके, तो V इक्वल टू A कॉस थीटा प्लस J A साइन थीटा। यहाँ पे J हमारा क्या है, एक इमेजिनरी वैल्यू है, जैसे हमारी मैथमेटिक्स में I होता है, सिमिलर हमारे इलेक्ट्रिकल में हमें J यूज़ कर रहे हैं। I क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो कि करंट के लिए और अगर हम इमेजिनरी उसके लिए अगर सेम सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, तो कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए बेसिकली हमने इसमें सिर्फ J को यूज़ किया है। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा है, मैग्नीट्यूड है, एंगल है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब कैसे आएगा देखो, मैग्नीट्यूड हमारा वोल्टेज 1 का है, V1 का है 100 एंगल 60 डिग्री, तो रियल पार्ट में डाल दो 100 cos 60 और इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, फिर इमेजिनरी पार्ट में डाल दो 100 साइन 60, 100 साइन 60 इक्वल टू 86.6। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। ओके,
देन ऐसे सिमिलरली हम V2 के लिए करेंगे, V3 के लिए करेंगे, V4 के लिए करेंगे और हमें हमारी वैल्यूज मिल जाएंगी। सॉल्व करना है, वैल्यू मिल जाएंगी। देन हम इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों को ऐड कर लेते हैं। रियल पार्ट को ऐड किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 356.1 एंड देन इमेजनरी पार्ट को ऐड किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई -69.5 हमारी वैल्यू आ जाएगी। रियल पार्ट को x कंसिडर कर लो, इमेजनरी पार्ट को y कंसिडर कर लो। देन रिजल्टेंट फेजर क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट फेजर हो जाएगा हमारा x² + y² का होल अंडर रूट। ओके तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल जाएगा 362.9 वोल्ट, जो कि हमारी पीक वैल्यू होगी, क्योंकि आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है पीक वैल्यू चाहिए होती है, जिसको हम अंडर रूट से डिवाइड कर देते हैं। ये हमारी आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। तो जिसके लिए हमने पहले क्या निकाला, हमारी पीक वैल्यू निकाली, जिसमें फिर हमारे आरएमएस वैल्यू निकाल लेंगे हम वी आरएमएस इक्वल टू वी पीक अपॉन में अंडर रूट। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल जाएगा 256.5 वोल्ट। ये हमारा हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो इसमें से हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, इसके लिए एक ट्रिक भी याद कर लेते हैं। चलो कैसे करना है, इसके लिए ट्रिक याद कर लेते हैं। वो हो जाएगी हमारे, हर सिग्नल को पहले साइन में कन्वर्ट करो। ओके देन फेजर को रियल प्लस इमेजनरी फॉर्म में तोड़ दो, ठीक है, फिर पाइथागोरस से रिजल्टेंट निकालो। ठीक है, ये 3 स्टेप इसमें याद करना और ये क्वेश्चन इजीली तुम्हारे शॉर्ट स्टेप्स में, या तुम कह लो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और इजीली तुम्हें याद भी रहेगा कि तुम्हें क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ओके फिर ये हमारे इसका क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। जो भी हमने उसमें करा उसका किस तरीके से हमने सॉल्व करा, जो भी हमने फेजर्स निकालते हैं उसका हमने एक डायग्राम यहाँ बना लिया है। ओके देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 4 ohm resistor is connected in series with a 10 millihenry inductor across a 100 volt 50 hertz voltage source. Find the input current, voltage across resistor, inductor, power factor and real power consumed. ठीक है, तो हमें गिवन क्या क्या है, इसमें रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, हमें क्या है 4 ओम है, इंडक्टर की वैल्यू गिवन हमें 10 मिली हेनरी है, तो इसका हमारा 0.01 हो गया, वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, ये सब हमारा गिवन पार्ट है। और इस गिवन पार्ट से हमने ये चीज़ देख ली कि ये हमारा क्या है, सीरीज आरएल सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने पहले क्या निकालना है तुम्हारा, इसमें हम पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस देख लेते हैं। जैसे जैसे निकाल रहे हैं ये हमारे धीरे धीरे आगे को हमें आगे की चीजें निकालने के लिए वैल्यूज देता रहेगा। ठीक है, तो एक्सेल क्या होता है हमारा 2πfl, इसमें अगर हमने सीधे वैल्यू रखी, एफ की वैल्यू है हमारे पास, एल की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमें पता है, तो जब हमने वो वैल्यू रखी तो हमें आंसर मिल गया 3.14 ओम मिल गया। इसके बाद हमने इसमें टोटल इम्पिडेंस निकाला, वो हमें मिल जाएगा क्या, इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है R² + X² का होल अंडर रूट। इसको हमने सॉल्व किया, आर की वैल्यू डाली, तुम्हारे एक्सेल की वैल्यू डाली, तो क्या मिल गया 5.08 ओम हमें आंसर मिल गया। उसके बाद हमने करंट निकाला, करंट के लिए क्या चाहिए हमें, I = V/Z, वोल्ट अपॉन इम्पिडेंस। वोल्ट हमारे पास, वोल्ट सोर्स का क्या है हमारे पास 100 है और इम्पिडेंस कितना है 5.08 है, तो इसको हमने सॉल्व करा तो हमें आंसर मिल गया 19.69 एम्पियर। ओके फिर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR एंड इंडक्टर VL। ठीक है, अब हमने वोल्टेज निकालना है अक्रॉस किसका, रजिस्टर VR और इंडक्टर VL के। तो इसमें हम क्या करेंगे, VR = IR डाल देंगे, ओम्स लॉ हम पर पता ही है, तो I की वैल्यू हमारे पास 19.69 हमने निकाल लिया है, रजिस्टर में दिया है 4, सॉल्व किया तो 78.76 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली VL में हमने I.XL निकाल लिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस डाल दिया हमने, तो वो हमारे हमको दिया है 19.69 × 314, दोनों ही वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और इसका आंसर हमें मिल गया 61.8 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हमें इसको याद कैसे कर सकते हैं, एसी सर्किट में जो इंडिविजुअल वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता है एल्जेब्रिकली। ठीक है, क्योंकि वो क्या है आउट ऑफ फेज होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, फेजर सम को मैच, लेकिन जो हमारा फेजर सम होता है वो हमारा मैच कर जाता है टोटल वोल्टेज से। ठीक है, तो इसलिए हम फेजर सम लेते हैं। उसके बाद पावर फैक्टर पे चलते हैं, तो हमारा cos फाई क्या होता है, R/Z होता है, R की वैल्यू है, Z की वैल्यू है, डालो कैलकुलेट करो 0.787 हमारे पास आंसर आ जाएगा। पावर फैक्टर 0.787 है, इंडक्टर पे हो रहा है तो ये लैग कर रहा है। ठीक है, रियल पावर कंज्यूम, ओनली रजिस्टर कंज्यूम रियल पावर इन AC,
P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अब इसमें V की वैल्यू है, I की वैल्यू है और कॉस फाई की वैल्यू है हमारे पास 0.787। हमने पावर फैक्टर निकाला था ना, तो कॉस फाई होता है, तो 0.787 हो गया, तो आंसर हमें मिल गया 1549.7 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। Now next question, how do you convert between polar and complex form of a phasor? Convert tan angle 30 degree into its Cartesian form and 2 minus j3 into its polar form. अब हमें इसे पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। अब कैसे होगा? ठीक है, पहले हम पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मैंने अभी बताया था जिसे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, जिसमें ए तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, थीटा तुम्हारा एंगल है और जे तुम्हारी इमेजनरी यूनिट है। ठीक है, तो अब हम इसमें इसको जो हमने दिया, हमें मिला था 10 एंगल 30 निकालना था हमें, तो हमने क्या करा, पहले x की वैल्यू यानी कि तुम्हारे रियल पार्ट की वैल्यू निकाली। तो उसमें क्या हो जाएगा 10 इंटू कॉस 30, वो हमें मिल जाएगा 8.66 और इमेजनरी की वैल्यू निकाली तो वो मिल जाएगा 10 इंटू साइन 30, जिसकी वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा 10 एंगल 30 डिग्री इक्वल टू 8.66 प्लस J5। ये हमने पोलर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा, ए जो है हमारा मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तुम्हारा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस तुम्हारे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उसके बाद जो तुम्हारा एंगल निकलेगा वो निकलेगा 10 टू द पावर -1 y अपॉन में x। ओके, तो अब हमें कन्वर्ट करना है, तो 2 माइनस J3 को हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो अब ये क्या होगा हमारा, x इक्वल टू 2 है, ठीक है, y इक्वल टू -3 है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तुम्हारा 2 की पावर 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा अंडर रूट 13 और आंसर आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी 3.61। ओके, सिमिलरली एंगल पे हम सारी वैल्यू डालेंगे। तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3 है, तुम्हारा रियल पार्ट क्या है, 2 है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आ जाएंगे, -56.31 डिग्री हमारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। इसमें हमारा जो पोलर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, 3.61 एंगल -56.31 डिग्री। ओके, तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, अ सिंगल फेज सर्किट हैज अ पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लैगिंग इफ द अपेरेंट पावर इज 5 किलो VA, कैलकुलेट द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। अब हमें क्या करना है, एक सिंगल फेज सर्किट दिया हुआ है जिसका पावर फैक्टर है 0.6, जिसका पावर फैक्टर क्या है 0.6 है। इसमें हमारा गिवन पार्ट क्या हो जाएगा, अपेरेंट पावर हमें दी है 5 kVA, जिसको हम 5000 VA लिख सकते हैं। पावर फैक्टर दिया हमें 0.6 लैगिंग, सो इट्स इंडक्टिव, तो 0.6 है, लैग कर रहा है, और एक तो ये क्या है तुम्हारा इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है पावर फैक्टर का हमारा, कॉस थीटा इक्वल टू P अपॉन में S, एक्टिव पावर बाय अपेरेंट पावर। अब एक्टिव पावर निकाल लेते हैं पहले। एक्टिव पावर का क्या होता है, P इक्वल टू S डॉट कॉस थीटा, और S क्या है हमारा यहाँ पे अपेरेंट पावर है, अपेरेंट पावर में 5000 दी हुई है, इंटू 0.6 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3000 वोल्ट और 3 किलो वोल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा फाइंड रिएक्टिव पावर Q। ठीक है, तो Q की फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट S स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। S तुम्हारा रियल पावर, सॉरी S तुम्हारा अपेरेंट पावर, P तुम्हारा रियल पावर, और ये हो जाएगा तुम्हारा इसका 5000 का स्क्वायर माइनस 3000 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, और तुम्हें वैल्यू क्या मिल जाएगी 4000 VAR और 4K VAR। तो गिवन द फॉलोइंग पैरामीटर फॉर एन RL सीरीज सर्किट। ओके, तो हमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं RL सीरीज सर्किट के, वो है हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, फ्रीक्वेंसी एंड पीक वोल्टेज। ओके, देन हमें निकालना क्या है, टोटल इम्पीडेंस निकालना है, फेज एंगल निकालना है, करंट निकालना है, देन वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर दोनों निकालना है, तो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सर्किट निकालना है। ओके, तो पहले हम टोटल इम्पीडेंस देख लेते हैं। तो टोटल इम्पीडेंस निकालने के लिए पहले हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्सएल की। ओके, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे टोटल इम्पीडेंस का फॉर्मूला ही क्या होता है, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ओके, तो उसके लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्सएल की वैल्यू चाहिए।
तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सएल की वैल्यू निकालेंगे 2πfl से, फिर 2π इंटू 1000 इंटू 0.05 और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके क्या निकाल लेंगे 314.616 ओम। ओके, तो ये सारी वैल्यू हमें दी गई थी, जस्ट हमने डेटा पुट किया हमारे फॉर्मूले में। देन टोटल इंपीडेंस निकालेंगे। टोटल इंपीडेंस क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एल। इसकी वैल्यू भी हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की वैल्यू हमें दी है, एक्सएल की वैल्यू हमने निकाल ली है, कैलकुलेट की तो हमें क्या वैल्यू मिली 329.8 ओम। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देन हमारे पास है फेज एंगल। फेज एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन में आर। एक्सएल की वैल्यू हमने निकाली है 314.6 अपॉन में 100। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो क्या मिली हमें 3.1416, जिसका फिर हम निकालेंगे फाई की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा एक्चुअल फेज एंगल है। फेज एंगल होता है 10 टू द पावर -1, 10 को हमने RHS साइड में भेजा, 10 टू द पावर -1 3.1416, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें 72 डिग्री देगा, जो कि हमारा होगा लैगिंग पे। ओके, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा IRMS अपॉन में Z। तो इसके लिए हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए, VRMS की वैल्यू चाहिए। तो हमारा VRMS क्या हो जाएगा, VP जो हमारी पीक वोल्टेज थी √2 इक्वल टू 10 बाई √2, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें क्या दे देगा 7.07 वोल्ट। ओके, अब करंट की क्या आ जाएगी I इक्वल टू VRMS अपॉन में Z, जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 7.07 अपॉन में 329.8, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास है 0.0214 एम्पियर या 21.4 मिली एम्पियर। ओके, फिर हमारे पास है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर VR। वोल्टेज निकालना है तो VR इक्वल टू IR डालेंगे। I की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, जो कि थी हमारी 0.0214 और हमें R की वैल्यू ऑलरेडी दी गई थी, तो वो थी 100 और आंसर हमारा आ जाएगा 2.14 वोल्ट। फिर हमारे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL। तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL कैसे निकालेंगे हम, इसमें हम R की जगह यूज करेंगे इंडक्टेंस रिएक्टेंस। ओके, वो हमें मिल जाएगा फिर 6.72 V। देन एवरेज पावर डिसिपेटेड, रियल पावर, ओनली रजिस्टर डिसिपेट्स रियल पावर। ठीक है, हमेशा रजिस्टर ही तुम्हारे क्या करेंगे, क्या डिसिपेट करेंगे, रियल पावर। तो इसका मामला क्या होगा हमारे पास P इक्वल टू पावर इक्वल टू VRMS इंटू I इंटू कॉस फाई। सब की वैल्यू, VRMS की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 7.07। I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 0.0214। कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास है, वो है कॉस 72 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.309 और अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, दैट इज 0.0467 वोल्ट। ओके, सारे आंसर डिटेल्स में लिखे गए हैं, कहाँ पे क्या यूज किया गया है वो लिखा हुआ है, ताकि आप अगर इसको लेक्चर के बाद भी देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाए। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। तो हमारे पास एक सर्किट है, इसका हमें इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है। तो ये हमारा सर्किट है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं सर्किट को। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 2 ओम का रजिस्टर दिया गया है, ठीक है, जो कि सीरीज में है किसके साथ, कैपेसिटिव इम्पीडेंस के साथ, क्योंकि हमारा क्या है -j6 ओम है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन है जो कि पैरेलल में है विथ 2 इंडक्टिव ब्रांचेस, और वो हमारी इंडक्टिव ब्रांचेस कौन कौन सी है, j6 ओम, ठीक है, ये एक हो गया, और 2 पैरेलल में ऑलरेडी है तुम्हारे j8 ओम एंड j8 ओम, जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो j16 ओम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इंडक्टर्स क्या है, सीरीज में है, तो डायरेक्टली ऐड हमारे हो गए। देन कंबाइन द सीरीज एलिमेंट, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, तो हमारे पास Z सीरीज इक्वल टू 2 - j6 ओम आ जाएगा। ये जो सीरीज एलिमेंट थे हमारे, 3 ब्रांचेस बिटवीन A एंड B, हमारे पास 3 ब्रांचेस है A एंड B के, वो है हमारी ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, जो कि तीनों की तीनों क्या है, पैरेलल में है। देन दिस पैरेलल इंपीडेंस को हम, ये जितने हैं इन सबको हम ऐड करने वाले हैं। तो पैरेलल इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय इम्पीडेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3। अब इनको क्या करेंगे, जो हमारे पास Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू है, Z3 की वैल्यू, बट हम इन्हें क्या करने वाले हैं, रेसिप्रोकेट करने वाले हैं, रेसिप्रोकेट वैल्यू देखने वाले हैं। तो हमारे Z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, j6, जो इंप्लाई करता है हमारा 1 बाई Z1 इक्वल टू -j डिवाइडेड बाई 6
J2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास Z2 इक्वल टू 2 माइनस J6। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्या करेंगे हम, कैसे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 0.5 प्लस J 0.15। ठीक है, फिर J3 की वैल्यू भी डायरेक्ट हो जाएगी, J16 है हमारे पास, 1/J3 क्या हो जाएगा माइनस J/16। तो ये हमें 1/Z1, 1/Z2 और 1/Z3 यानी कि Z1, Z2, Z3 तीनों के रेसिप्रोकेट करके हमें क्या वैल्यू मिलेंगी हमारे पास आ चुकी है। मूविंग अहेड, इन सारे रेसिप्रोकल्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहले हम इमेजनरी पार्ट्स को कंबाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, इसी में हम पुट ऑन करेंगे हमारी आगे की जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इमेजनरी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। इमेजनरी वैल्यूज को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, J माइनस 0.0792। कुछ नहीं किया, मैंने J को इसमें से कॉमन निकाल लिया है। J को कॉमन निकालने का हमने 1/6 की वैल्यू कैलकुलेट की, 1/16 की वैल्यू कैलकुलेट की, इन दोनों पे वो वैल्यू रखी। डायरेक्टली हमने नॉर्मल अरिथमेटिक, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एडिशन लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ओके, देन फिर हम इसको इक्वेशन जो मैंने कहा था आपको, इस इक्वेशन में ही हम डेटा रखने वाले हैं। 0.05 हमारे पास यहाँ बच गया था, तो 0.05 माइनस J 0.0792 हमने इसे रख लिया। तो ये हमारा क्या है, 1/ZEQ की वैल्यू है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इन्वर्ट करने वाले हैं। तो इन्वर्ट करके हमें क्या मिल जाएगा, ZEQ इक्वल टू 1/0.052 माइनस 0.0792। ठीक है, अब क्या करने वाले, फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कॉन्जुगेट वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी ZEQ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.7 प्लस J 9.03 ओम। तो ये सर्किट हमारा क्या, कौन सा सर्किट था, RLC सर्किट था। तो इसको याद करने की हम एक ट्रिक रख सकते हैं अपने पास, वो ये हमारी कि इमेजिनरी पार्ट अगर हमारा पॉजिटिव है तो वो हमेशा क्या होगा, इंडक्टिव होगा, अगर नेगेटिव है तो कैपेसिटिव होगा, और अगर जीरो है तो प्योरली रेजिस्टिव होगा। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारे पास ये चीज़ें आती है तो हम इन चीज़ों को ऐसे याद रख सकते हैं। रिपीट कर देती हूँ, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा तो इंडक्टिव होगा, नेगेटिव होगा तो कैपेसिटिव होगा, जीरो होगा तो प्योरली रेजिस्टिव होगा। देन हमारे पास एक और सर्किट डायग्राम क्वेश्चन है। इसमें हमें डिटरमाइन करना है करंट, इम्पीडेंस और नेचर ऑफ सर्किट। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दिया है, वोल्टेज सोर्स दिया है जो कि हमारा है 20 एंगल माइनस 90 डिग्री वोल्ट, रजिस्टर हमारे पास है 5 ओम का, इंडक्टर हमारे पास है J4 ओम का, और उसके बाद कैपेसिटर हमारे पास है माइनस J13 ओम का। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या है, RLC सर्किट है हमारे पास। फिर से इसका टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सारे इम्पीडेंस को हम क्या करेंगे, सीरीज में ऐड करने वाले हैं। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस JXL प्लस माइनस JXC इक्वल टू 5 प्लस J4 माइनस J13। ये सारी वैल्यूज हमें दी गई हैं। ओके, तो इक्वल टू 5 माइनस J9 ओम हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इम्पीडेंस होगा। ठीक है, तो फिर करंट की वैल्यू निकालेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, I इक्वल टू V अपॉन Z हो जाएगा 20 एंगल माइनस 90 डिग्री अपॉन 5 माइनस J9। इसको हम पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इम्पीडेंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 106। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें दे देगा 10.3। ये हमारा क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकल गया। इसके बाद हम एंगल निकालेंगे। एंगल के लिए हमें लगेगा थीटा इक्वल टू 10-1 ब्रैकेट में -9/5, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें दे देगा -61.93 डिग्री, और ये हमारी मिल जाएगी हमें पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.3 एंगल -61.93 डिग्री। ये हमारा इम्पीडेंस है। इसके बाद हमारे पास इम्पीडेंस आ गया, हमारे पास वोल्टेज है, तो हम फॉर्मूले में डाल सकते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 एंगल -90 डिग्री अपॉन 10.3 एंगल -61.93 डिग्री, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, करंट की वैल्यू हमें 1.94 एंगल -28.07 डिग्री एम्पियर। देन नेचर ऑफ सर्किट क्या होगा, अगर हमारा टोटल इम्पीडेंस है Z इक्वल टू -5
5 माइनस J9, तो ये इमेजनरी पार्ट क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो ये क्या दिखाएगा, जो हमारे नेट कैपेसिटिव बिहेवियर दिखाएगा। तो नेट कैपेसिटिव बिहेवियर यानी कि जो डोमिनेंस होगा वो किसका होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि अगर इमेजनरी पार्ट नेगेटिव होगा तो क्या होगा, कैपेसिटिव होगा। ठीक है, तो करंट इसका मतलब कैपेसिटिव होगा, तो हमारा करंट क्या करेगा, वोल्टेज को लीड करने वाला है, जो कि हमारा टिपिकली होता ही है किसके लिए, कैपेसिटिव सर्किट के लिए। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 230 volt 50 hertz AC supply is applied to a coil having resistance R equal to 10 ohm and inductance L equal to 0.2 Henry। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है, इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है, करंट करना है, फेज एंगल करना है, पावर फैक्टर और पावर कंज्यूम भी करना है। लेकिन इसमें हमारा गिवन पार्ट क्या है, वोल्टेज 230, फ्रीक्वेंसी 50, उसके बाद तुम्हारा रेजिस्टेंस तुम्हारा 10 ओम है और इंडक्टेंस तुम्हारा 0.2 है। तो हमें पहले क्या निकालना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, जिसका सीधा फॉर्मूला होता है 2πfl, जिसमें हम f और l की वैल्यू डालेंगे और हमें सीधे सीधा आंसर मिल जाएगा 62.83 ओम हमें आंसर मिल जाएगा। देन इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस के लिए हमें मिलेगा r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, होल अंडर रूट। देन जेड की इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हमारे पास आर की वैल्यू भी है, एक्सएल की वैल्यू भी है, तो कैलकुलेट करने पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 63.63 ओम। देन करंट के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा I इक्वल टू V अपॉन जेड, इन दोनों की वैल्यू भी हमारे पास है, सीधे सीधे कैलकुलेट करो आंसर मिल जाएगा। ये हमारे पास सारे पढ़े हुए फॉर्मूलाज है, बस ये आपको याद होने चाहिए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपके फॉर्मूला लगते जाएंगे। देन फेज एंगल tan phi इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल की वैल्यू है हमारे पास 62.83 अपॉन में 10 हमारी आर की वैल्यू है 6.283, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देन फाई की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 10 टू द पावर -1 6.283, जिसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 81 डिग्री मिल जाएगी। अगर ये हमारा आरएल सर्किट है तो हमारा करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से कितना, 81 डिग्री। ठीक है, उसके बाद पावर फैक्टर आएगा हमारे पास cos phi इक्वल टू cos 81 डिग्री, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.156, और ये भी क्या होगा, लैगिंग होगा। देन पावर कंज्यूम हमेशा हमारे रियल पावर होती है और हमारे सिर्फ रजिस्टर्स होते हैं जो कि रियल पावर को कंज्यूम करते हैं। तो P इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई इंटू कॉस फाई, V की वैल्यू 230, I की वैल्यू 3.62, कॉस फाई की वैल्यू हमने निकाली है 0.156, और इसका हमें वैल्यू मिल जाएगा 130.2 वॉट, यानी कि जो पावर कंज्यूम्ड हो रही है वो कितनी है, P इक्वल टू 130.2 वॉट। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास ये मेमोरी टिप है, वो क्या होगा हमारा, देखो एक्सेल से हमने निकाला Z से हमने निकाला I से हमने निकाला फाई, और फाई से हमने निकाला पावर फैक्टर यानी कि PF, और PF से हमने निकाला P यानी कि पावर। एक्सेल इंडक्टेंस से हमने इम्पीडेंस से करंट से हमने फेज एंगल से पावर फैक्टर, देन हमारा पावर। तो ये ऑर्डर इजी बना देगा हमारे फ्लो ऑफ सॉल्विंग को एसी सर्किट्स में। ठीक है, सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। A capacitor of 50 microF is connected in series with a resistor of 100 ohm to a 230 volt 50 hertz AC supply। ठीक है, तो हमारे पास गिवन पार्ट है हमारा कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमने खाली एक चीज़ कैलकुलेट की है कि कैपेसिटेंस हमें 50 म्यू में दिया था, हमने उसे इस तरीके से लिख लिया 50 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू में हमने म्यू को लिख दिया है। देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, XC इक्वल टू 1/2πfc, हमारे पास F की वैल्यू भी है, C की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज को हमने पुट किया, उसके बाद हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमें आंसर मिल गया 63.66 ओम। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, XC की वैल्यू आ गई। देन इम्पीडेंस की वैल्यू, इम्पीडेंस क्या होगा हमारा, R² प्लस XC² होल अंडर रूट। ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 118.5 ओम, और
ये हमारी क्या हो जाएगी, इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाएगी। देन करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू V अपॉन Z हो जाएगा 230 अपॉन 118.5, ये इम्पीडेंस हमने जस्ट निकाला है और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.94 एम्पियर, जो कि हमारी किसकी वैल्यू है, करंट की वैल्यू है। देन पावर फैक्टर पे आएंगे तो cos phi इक्वल टू R अपॉन Z, तो 100 अपॉन 118.5, जिसका हमें आंसर मिल जाएगा 0.844। ओके, देन पावर फैक्टर क्या है हमारा, 0.844 है, यानी कि लीडिंग है। लीडिंग यानी कि ये कैपेसिटिव सर्किट हो गया है और ये करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, इसका एक लीडिंग पीएफ है। लीडिंग पीएफ यानी कि पावर फैक्टर है। ओके, तो रियल पावर हमें निकालनी है P और रिएक्टिव पावर हमें निकालनी है Q। रियल पावर कैसे निकालते हैं हम, P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई, वैल्यू हमें पता है, V की है हमारी 230, I की हमारी 1.94 और cos phi की वैल्यू हमने जस्ट निकाली है, वो हमारी 0.844 है, जिसको हमने कैलकुलेट करा, मल्टीप्लाई करा, सिंपल 376.4 वोट हमें आंसर मिला, जो होगा हमारी हो जाएगी रियल पावर। रिएक्टिव पावर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिएक्टिव पावर होता है हमारा Q इक्वल टू V इंटू आई इंटू साइन फाई। साइन फाई के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, 1 माइनस 0.844 स्क्वायर, ये वैल्यू हमने जस्ट निकाली थी कॉस फाई की, और इसको हमने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमें 0.536। इस वैल्यू को हम पुट करने वाले हमारे इस फॉर्मूला में, देन वो में हो जाएगा Q इक्वल टू 230 वोल्टेज, 1.94 करंट, 0.536 साइन फाई की वैल्यू, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें मिला 239 VAR। ठीक है, वार। Q इक्वल टू 239 वाट, यानी कि कैपेसिटिव, ये भी क्या है हमारा कैपेसिटिव है। ओके, तो इसको भी हम क्या एक चीज से याद कर सकते हैं, वो क्या हो सकता है हमारा, सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करा, कैपेसिटेंस। सबसे पहले हमने क्या निकाला, कैपेसिटेंस निकाला, फिर हमने रिएक्टेंस, देन इम्पीडेंस, देन सप्लाई करंट, देन पावर फैक्टर, देन रिएक्टिव पावर Q। ठीक है, इस सीरीज में सॉल्व करेंगे तो हमें को सारी चीजें मिलती रहेंगी, एक एक करके हर चीज की वैल्यू हमें मिलती रहेगी। आगे पीछे करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा बट कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी फॉर्मेट में आप उसे सॉल्व करते चलिए। कैपेसिटर रिएक्टेंस की वैल्यू से हमें इम्पीडेंस में हेल्प मिली, इम्पीडेंस से हम करंट निकाल पाए, करंट का क्या V/Z, जब हमारे पास इम्पीडेंस आया तभी हम इस पर क्या डाल पाए, Z की वैल्यू डाल पाए। ओके, देन पावर फैक्टर, देन रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो इससे हमारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा न्यूमेरिक पार्ट भी कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। होपफुली ये आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।